हाय, क्लास 11th में कॉमर्स भी है और पहला चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन ही थोड़ा हार्ड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं अकाउंट्स मुश्किल सब्जेक्ट तो नहीं। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस चैप्टर को, जो कि आपका क्लास 11th का पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसे एक वन शॉट में मैं आप लोगों के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा, इस बात की मेरी पूरी जिम्मेदारी है। भरोसा रखो भाई, चाहे आपका कल यूटी है, हाफ ईयरली है या फाइनल एग्जाम से क्यों ना आने वाले हो, ये एक वन शॉट काफी रहने वाला है आपको फुल मार्क्स दिलाने के लिए। क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को कराऊंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पता है क्या फायदा होगा? तुम्हारे जो मार्क्स यहाँ आ रहे हैं ना, वो यहाँ पहुंच जाएंगे। हर एक वेरिएशंस मैंने कवर किए, चुन चुन के यूनिक ट्रांजैक्शंस मैंने कवर की हैं। जहां जहां आपका स्कूल टीचर आपको फंसा सकता है ना, सारी बातें मैंने इस एक लेक्चर में आप लोगों को कराई। बस जितनी ये वीडियो है, तुम बस इसे एक बार पूरी देख लो, इसके बाद चाहे अपना सीधा पेपर दे आओ, तुम फोड़ दोगे। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। अगर आपको मेरे वो नोट्स चाहिए जो मैं अपनी पेड क्लासेस में देता हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आप मेरे से और ज्यादा कनेक्ट करना चाहते हो, डीएम्स पर बात करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर अपने भैया को फॉलो कर लो। वहां पर मैं बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल, रिलेटेबल और यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और इसी पॉजिटिविटी और स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है ना, तो आपको मेक श्योर करने में स्टार्टिंग में जो भी कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ना, वो बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि एक बार तुम्हारे वो क्लियर हो गए ना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का आंसर तुम्हारा हमेशा सही आएगा और बहुत ईजी लगेगा तुम्हें ये चैप्टर। इसके बाद पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्वेशन का मीनिंग तुम्हें मैथ्स में इक्वेशन वगैरह देखी होगी, चाहे अभी मैथ्स विदाउट मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथ्स ना हो, लेकिन इक्वेशन का मीनिंग क्या होता था? इक्वल टू का जो हमारा सिंबल होता था वो इक्वेशन को बताता था। अब इसका मीनिंग क्या है? इक्वल टू का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और जो आपकी राइट हैंड साइड है, ये क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर 10,000 रुपए का टोटल आ रहा है, तो राइट हैंड साइड पे भी 10,000 का ही टोटल आना चाहिए। अगर इस चैप्टर में हमारा टोटल लेफ्ट राइट का थोड़ा सा खराब हुआ, मिसमैच हुआ, तो हमारा आंसर रॉन्ग है, फिर हमें आंसर ठीक करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब अकाउंट्स में एक मैथ्स वाली इक्वेशन, ठीक है, और पूरे अकाउंट्स में ना आपकी एक ही अकाउंटिंग इक्वेशन है और कोई इक्वेशन नहीं है, सिर्फ इसी चैप्टर में हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक बार ही लिख लेते हैं, एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहां पर सबसे पहला आपका एक वन मार्कर बन सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज, ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज आप याद करना, ठीक है, याद कर लेना, बैलेंस शीट इक्वेशन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। तो ये आपका एक वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, और 4 ऑप्शन होंगी, बैलेंस शीट इक्वेशन पे टिक मार देना, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। चैप्टर को समझने से पहले हमें यह समझना है कि एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो मोटे मोटे 3 टाइप्स या 3 कैटेगरीज हम बोल सकते हैं जहां पे एग्जामिनर हमसे चीजें पूछ सकता है। तो इस चैप्टर से पहला जो टाइप रहेगा, तो टाइप 1 आपका मोस्ट बेसिक रहेगा और इसकी हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो वो यही है कि प्रिपेयर करो अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे को प्रिपेयर करने का क्वेश्चन है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, तो ये आपका टाइप 1 हो जाएगा। दूसरा टाइप इसमें आते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आपके पास एक ये है, जैसे इक्वेशन है, ऐसी एक दो और इक्वेशन दे देगा, बेसिक है, सारी समझाऊंगा, बड़े आराम से तुम्हें समझ आएगा। तो दूसरा जो आपके पास टाइप आ जाएगा वो आ जाएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इस चैप्टर से और इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है छोड़ के, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है। तीसरा जो इस चैप्टर से एक चीज पूछी जाती है और मेजॉरिटी बच्चे ये चीज करना भूल जाते हैं या वो छोड़ जाते हैं, और वो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, ठीक है। आपको बोल देगा कि प्रिपेयर बैलेंस शीट, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलेगा पहले सॉल्व करो, प्रिपेयर करो, और लास्ट में कहीं पर बोल देगा ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो ये चीज जरूर कर जाना, बहुत ईजी चीज है, ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में जितनी भी ट्रांजैक्शन है, हर एक चीज तुमसे आराम से सॉल्व होगी अगर ये 4 पॉइंट्स को तुम अच्छे से समझ गए। इनमें से जितने पॉइंट्स तुम्हें देखना, मैं एक एक करके बारीकी से सारे पॉइंट्स तुम्हारे को अभी समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये पूरे वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी तुम्हारा चल रहा है। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट है एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव मिनिमम 2 इफेक्ट्स। अपने पास अकाउंट्स में ना 2 इफेक्ट होते हैं हर चीज के। जैसे अगर मैंने बोला कि भाई मैंने जाके सामान खरीदा, अगर मैंने जाके, मैं मतलब बिजनेस, अगर बिजनेस में हमने सामान खरीदा, तो तुम खुद सोचो, एक तरफ क्या हुआ, एक तरफ मैंने सामान खरीदा तो मेरे गोडाउन में स्टॉक आ गया,
माल आ गया ना तो स्टॉक बढ़ गया, ये पहला इफेक्ट, स्टॉक आ गया। और जब मैं सामान खरीदा तो मेरी जेब से पैसा भी तो बाहर चला गया, तो मेरा पैसा कम हो गया। समझ लो, अब तुम दुकान में जाके चिप्स लेते हो तो चिप्स का पैकेट तुमने लिया, ये एक इफेक्ट, दुकानदार को तुमने पैसे दिए, दूसरा इफेक्ट। ठीक है, तो अकाउंट्स में हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो। इमेजिन करो तुमने ऊबर बुक करी, ठीक है, तुमने ऊबर बुक करी, तो ऊबर में क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन तो ये कि तुम उसको पैसे दोगे, ठीक है, एक इफेक्ट ये हुआ। दूसरा इफेक्ट ये हुआ, वो बंदा तुम्हारे को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करेगा, तो उससे तुमने सर्विस खरीदी। समझ में आया? हमने सर्विस खरीदी, ये पहला इफेक्ट, बदले में हमने पैसे दिए, दूसरा इफेक्ट। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, तुमने जोमेटो से फूड ऑर्डर किया, यहां पर भी क्या हो रहा है, तुमने पैसे दिए एक हाथ से, पहला इफेक्ट, दूसरे हाथ से तुमने खाना ले लिया डिलीवरी बॉय से, तो दूसरा इफेक्ट हो गया। आया समझ? तो यहाँ पे खाना आ गया, एक इफेक्ट, पैसे चले गए, दूसरा इफेक्ट। आई बात समझ? अब यहाँ पे कभी कभी हम बंदा ये सोचता है यार हो सकता है हम पैसे ना दें, ठीक है, अकाउंट्स में हम बहुत ट्रांजैक्शन करेंगे उधार की, ठीक है, जब पैसे नहीं देंगे, तो अगर मान लो हमने पैसे नहीं दिए तो दो इफेक्ट कैसे होंगे। पहला इफेक्ट तो ये हो गया भाई मैंने उससे सामान खरीदा, उधार पे खरीदा, लेकिन सामान तो मेरे पास आ गया, तो ये हो गया पहला इफेक्ट। अब हमने दूसरे हाथ से पैसे नहीं दिए, ठीक है, मैंने दूसरे हाथ से पैसे नहीं दिए, तो मेरे माइंड में क्या हो गया, मेरे को टेंशन हो गई कि भाई मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, मुझे बाद में उसको पैसा देना है। तो ये इसका दूसरा इफेक्ट हो गया कि एक हाथ से सामान लिया, पहला इफेक्ट, और दूसरा हाथ से दिया कुछ नहीं, लेकिन एक हमारे पास लेनदार पैदा हो गया, मेरे को उसको पैसा देना है, तो लाइबिलिटी यहां पर दूसरा इफेक्ट है, लाइबिलिटी जनरेट हो गई। यहां पर मैंने आपको बताया मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिए उसमें बेटा मैंने आपको क्या बताया, 2 इफेक्ट्स, कभी कभी 3 इफेक्ट भी होंगे। क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग बहुत सारे, ठीक है, बड़ी यूनिक ट्रांजेक्शंस लेकर आया हूं, बहुत ही अच्छी, जो एग्जाम में पूछी जाती है वही ट्रांजेक्शन लेकर आया हूं। तुम ये अगर वन शॉट कर लोगे ना पूरा, तुम्हारा आराम से यूटी, हाफ ईयरली, फाइनल सब समझ लो इसी वन शॉट में सब है, कंप्लीट है ये, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। 2 इफेक्ट आएंगे मिनिमम। कभी कभी यहां पर हम ऐसा ट्रांजैक्शन भी करेंगे जहां पे 3 इफेक्ट देखने को हमें मिलेंगे, तो वो प्रैक्टिस करते करते हमें पता चलेगा। अगला है इफेक्ट ऑन कैपिटल। इफेक्ट ऑन कैपिटल मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, कैपिटल का जो बैलेंस है कभी हमें उसमें आइटम प्लस करनी होती है, कभी हमें उसमें आइटम माइनस करनी होती है। तो बहुत बारी ना बच्चे कैपिटल में करना है या नहीं करना, और कई बार ज्यादा कम कर देते हैं, मतलब गलती कर देते हैं। तो कैपिटल कब हमें इंक्रीज करनी है, कब हमें डिक्रीज करनी है, ये चीज मैं अभी तुम्हारे को बताऊंगा। एक्चुअली अभी एकदम नहीं बता रहा क्योंकि सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट इंटरकनेक्टेड है, तो जब मैं तुम्हें थर्ड समझाऊंगा तो मैं तुम्हें सेकंड उसी में ही समझा दूंगी, दोनों इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, इस चैप्टर में या इवन हम बोल सकते हैं पूरी अकाउंट्स में, आपकी पूरी 11th क्लास में, पूरी 12th क्लास में ये टर्म्स आपको बार बार देखने को मिलेंगी। कौन सी टर्म? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है? आउटस्टैंडिंग का मीनिंग है कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 1 तारीख को हम रेंट पे रहते हैं, ठीक है, मैं रेंट पे रहता हूँ और मुझे 1 तारीख को किराया देना है, ठीक है, मकान मालिक को। अब 1 तारीख आ गई, तो अगर मेरे अपनी जेब से उसको पैसे दे दिए 1 तारीख को, फिर तो बात खत्म, फिर तो कुछ दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर 1 तारीख को भाई उसने मेरे से पैसे मांगे और मैं उस दिन पैसे नहीं दे पाया, किसी भी रीजन से मैं नहीं दे पाया, तो अब वो जो रेंट मुझे देना चाहिए था और मैंने नहीं दिया, उसको पता है क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मीनिंग क्या हो गया? ड्यू मतलब आपको पे तो करना चाहिए, ड्यू मतलब ड्यू डेट आ गई, पे तो करना चाहिए, बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड, आइडियली पे करना चाहिए था लेकिन हमने उसको पे नहीं करा, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। कोई और खर्चा मुझे पूरा करना चाहिए, पे करना चाहिए, मैंने नहीं पे किया, तो वो भी आउटस्टैंडिंग हो। जैसे आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई भी खर्चा मुझे पे करना चाहिए और मैं अगर नहीं पे कर पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। समझ में आया? ये मीनिंग तुम्हें समझ आया, ड्यू बट नॉट पेड। प्रीपेड, यहाँ पे प्रीपेड तुमने हो सकता है आमतौर पे रोजमर्रा की जिंदगी में सुना होगा। प्रीपेड मतलब क्या होता है कि वक्त से पहले ही पैसे दे देना, ठीक है। आपको मान लो रेंट का एग्जांपल ले, मान लो मुझे 1 तारीख को रेंट पे करना है, आइडियली 1 तारीख को मकान मालिक को पैसा देना है, लेकिन अगर मैं 5 दिन पहले ही उसको पैसे दे दूं, वो तो खुश हो जाएगा कि भाई 5 दिन पहले पैसे आ गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड। जब मैं वक्त से पहले पैसे दे दूंगा उसको बोलेंगे प्रीपेड। अब ये अगेन हर चीज में चलेगा, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, किसी भी खर्चे को अगर हम पहले पे कर देंगे वक्त से पहले तो प्रीपेड। अच्छा, इसी को एडवांस भी बोलते हैं, एडवांस भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, वो कोई अलग नहीं है, वो भी यही है। अगला है अक्रूड। अक्रूड बहुत अच्छा है, अक्रूड भी तुम्हारे साथ हो सकता है लाइफ में भी हो जाए। अक्रूड का मीनिंग होता है, जैसे अक्रूड हो गया, इसका मीनिंग होता है अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। देखो मान लेते हैं, मैं तुम्हें ये भी एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो
तुमने वीडियो एडिटिंग तुम्हें आती है, ठीक है, मान लो तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है और तुम्हें एक क्लाइंट मिला और उसने बोला भैया मेरे को ना तुम ये एक वीडियो एडिट करके दे दो, ठीक है, तुमने बोला अच्छा मैं आपको दूंगा, एडिट करके दे दूंगा, बट मुझे चाहिए पूरे 1000 रुपीज़। उस वीडियो के तुमने चार्ज किए 1000 रुपये। अब तुमने बढ़िया से एडिट करके क्लाइंट को उसका वीडियो एडिट करा और उसको वीडियो तुमने भेज दिया। अब उसको वीडियो अच्छा लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने पैसा अर्न कर लिया, ठीक है। लेकिन जब तक वो तुम्हें 1000 रुपये कैश में ना पे कर दे, ठीक है, तब तक हम बोलेंगे तुमने अर्न तो करा बट रिसीव नहीं करा। हो सकता है जिस दिन तुम उसको वीडियो ट्रांसफर करो उसके 1 महीने बाद वो तुम्हें पैसा दे, तो वो 1 महीना तुम बोलोगे ना मैंने काम तो करा, मैंने कमाया तो है पैसा, भले ही मुझे कैश में नहीं मिले अभी तक, रिटर्न नहीं आया, बट मैंने कमाया तो है। तो आप क्या बोलोगे, अर्नड, मैंने कमा तो लिया बट नॉट रिसीव, तो उसको बोलेंगे अक्रूड इनकम, कि मैंने काम करके पैसा कमा तो लिया लेकिन मुझे अभी पैसा मिला नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हो, पेड इंटर्नशिप है, आपने जिस कंपनी में ज्वाइन किया उन्होंने आपको बोला भाई हम आपको 10-12 हज़ार की स्टाइपेंड देंगे। स्टाइपेंड मतलब छोटी नॉर्मल सैलरी बट कम अमाउंट में जब सैलरी देते हो तो उसे स्टाइपेंड बोलते हैं। तो 10-12 हज़ार की स्टाइपेंड में तुमने इंटर्नशिप करी, पूरा 1 महीना तुमने इंटर्नशिप करी, तो 1 महीने के एंड में तुम्हें पैसे मिलने चाहिए थे। मान लो कंपनी तुम्हें 4 महीने लेट पैसे दे, तो वो 4 महीने तुम क्या बोलोगे कि मैंने कमाया है लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला, तो तुम्हें क्या बोलोगे, अक्रूड इनकम, ठीक है, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ये बहुत रियल लाइफ में भी ये तुम्हारे साथ हो सकता है, ठीक है, लोग पैसे लेट देते हैं या फिर कई बार नहीं देते। अब मैं आपको अनअर्न्ड समझाता हूं, ये बिल्कुल अपोजिट है अक्रूड का। अनअर्न्ड का मीनिंग होता है रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। मान लो कि तुमने ना किसी के साथ तुम काम कर रहे हो, तो काम करने से पहले ही कई बार हमें एडवांस मिल जाता है ना कि काम करेंगे, लेकिन पहले ही एडवांस देते जब बंदा, तो आपके पास पैसा तो आ गया लेकिन आपने काम नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अनअर्न्ड कमीशन या अनअर्न्ड इनकम, कि काम करने से पहले ही जब हमें एडवांस में पैसा मिल जाए, एडवांस रिसीव जब हम कर लें, अनअर्न्ड, एडवांस अगर हम पे करते हैं तो उसको बोलते हैं प्री पेड। ये चारों टर्म्स का मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए और इवन फर्दर अकाउंट्स के लिए। अब इन टर्म्स का मीनिंग समझ लिया, अब मैं आपको समझाऊंगा ये सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपके पास कोई टर्म है आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, तो मान के चलो कोई भी टर्म हो, कभी भी आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा होगा ना, तो उसका मीनिंग वो हमेशा एक एक्सपेंस की बात कर रहा है, ठीक है, वो हमेशा किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंस की, हमेशा खर्चे की बात कर रहा है। आउटस्टैंडिंग टर्म कभी भी इनकम के लिए यूज ही नहीं होती। उसी तरीके से प्रीपेड टर्म कभी भी इनकम के लिए यूज नहीं होती, ये एक्सपेंस के लिए यूज होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर बोले आउटस्टैंडिंग रेंट तो पहले तो ये पता होना चाहिए भाई हमें पैसा खर्चना चाहिए था, ये खर्चा था, ठीक है। इसी तरीके से अक्रूड और अनअर्न्ड हमेशा इनकम के लिए ये टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। आपको ना हर एक चीज़ में बहुत ही अच्छे से डेप्थ में बता रहा हूँ, एक बार ये सब समझ गए ना पूरा चैप्टर तुम्हारे को बहुत आसान लगने वाला है। तो इतना समझे, अब हमें मीनिंग समझना है ड्यू डेट का, ठीक है। अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, अब मैं तुम्हें अकाउंटिंग क्वेश्चन में गलती ना हो ये चीज़ एक समझा रहा हूँ, अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैपिटल कब प्लस करते कब माइनस करते वो चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें समझनी है, कभी भी आपको कोई एक्सपेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, और कभी भी आपको इनकम गिवन होगी क्वेश्चन में, तो याद रखना एक्सपेंस आपकी कैपिटल में से माइनस होगा, आपकी कैपिटल को कम करेगा। खर्चा क्या होता है भाई, मान लो मैंने कैपिटल क्या होता है कि मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो जितना पैसा इन्वेस्ट किया अगर मैं खर्चा करूंगा तो मेरी कैपिटल कम होने लग जाएगी ना, और अगर मैं कमाई करूंगा तो मेरी कैपिटल बढ़ने लग जाएगी। मतलब मैंने जितना पैसा लगाया वो बढ़ेगा कब, अगर मैं कमाई करूंगा, और वो घटेगा कब, अगर मैं नुकसान करूंगा। तो अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ, नुकसान कर रहा हूँ, तो मेरी कैपिटल हमेशा माइनस होगी, कम होगी। अगर मैं फायदा कर रहा हूँ बिजनेस में, इनकम जनरेट कर रहा हूँ, तो मेरी कैपिटल हमेशा प्लस होगी। सबसे पहले तो आपको ये समझना है एक्सपेंसेस और इनकम का इफेक्ट कैपिटल के ऊपर हमेशा पड़ता है। अब कैपिटल प्लस या माइनस सिर्फ तब करते हैं अगर ड्यू डेट आ गई हो। ध्यान से समझो, ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्यू डेट मतलब क्या, आइडियली किस दिन मुझे पे करना चाहिए था। ड्यू डेट मतलब आइडियली मुझे किस दिन पे करना चाहिए। अगर रेंट की, हमें मकान मालिक को रेंट 1 तारीख को देना है, हर महीने देना है, इसी बात ये बात हमारी तय हुई है, तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 1 तारीख, ठीक है। ड्यू मतलब जैसे स्कूल की फीस हर 3 महीने में एक बार जाती है, तो उसको बोलेंगे ड्यू डेट, जिस दिन वो जानी चाहिए, ठीक है। कई स्कूल्स की फीस हर महीने जाती है, तो ड्यू डेट क्या हो गई, जिस महीने की जिस तारीख को वो पैसा देना चाहिए आइडियली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो,
अगर ड्यू डेट आ गई क्वेश्चन में, मान लो रेंट की ड्यू डेट आ गई, तो चाहे आउटस्टैंडिंग लिखा है, चाहे अक्रूड है, चाहे कुछ है, अगर ड्यू डेट आ गई तो कैपिटल पे आपको इफेक्ट शो करना है, कैपिटल को प्लस या माइनस करना है अकॉर्डिंगली। खर्चे वाली चीज है तो माइनस करेंगे, इनकम वाली चीज है तो कैपिटल को हम प्लस करेंगे, बट ड्यू डेट आ गई है तो अब ड्यू डेट कब आती है ये देखो। रेंट आउटस्टैंडिंग तभी होता है कि अगर मैं रेंट लेट हो जाऊं पे करने में, ड्यू डेट आ गई है, मेरे को पे करना चाहिए था, क्या आइडियली मुझे पे करना चाहिए था। आपको इफेक्ट ऑन कैपिटल कैसे समझ आएगा, आइडियली क्या वो काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो भले ही कैश में पे हुआ या नहीं हुआ, कैश से फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स में हम लोग जो पढ़ रहे हैं अपनी 11th-12th में, कैश में पे हो गया या नहीं हो गया उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस चीज से पड़ेगा कि आइडियली पे करना चाहिए था या नहीं पे करना चाहिए था। तो आउटस्टैंडिंग रेंट मुझे आइडियली पे करना चाहिए था, तो ये खर्चा है, तो कैपिटल पे इफेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। और डायरेक्शन क्या, यानी कि कैपिटल में से इसको माइनस करेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग का अमाउंट जो होगा माइनस करेंगे। प्रीपेड रेंट, मैंने मकान मालिक को डेट आने से पहले ही पैसा दे दिया, ड्यू डेट अभी आई ही नहीं, मतलब आइडियली मुझे पैसा पे नहीं करना चाहिए था, तो मुझे पैसा ही पे नहीं करना चाहिए था, तो कैपिटल पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पे इफेक्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, आई बात समझो, प्लस माइनस कैपिटल में कुछ नहीं करना। अक्रूड कमीशन, अर्न्ड बट नॉट रिसीव, मैंने कमा तो लिया, मुझे पैसा मिलना तो चाहिए था ना, आइडियली सामने वाले को मुझे पैसा देना चाहिए था क्योंकि मैंने उसके लिए काम करा है। तो क्या इफेक्ट आएगा कैपिटल पे, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ड्यू हो गया है, पैसा ड्यू हो गया, मेरे को मिलना चाहिए था। तो इनकम नेचर की चीज है तो ये प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल में प्लस करेंगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसा इफेक्ट आएगा वो समझा रहा हूं। ठीक है, लास्ट है अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड मतलब कि मैंने कमाया नहीं है, मैंने काम नहीं करा, मेरे को पैसा पहले ही मिल गया, कैश एडवांस में मिल गया। तो कैश से आपको जज नहीं करना कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज, आपको जज करना है आइडियली आपको पैसा मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए। तो अगर हमने काम नहीं किया और हमें कोई एडवांस में दे रहा है तो आपने अभी अर्न नहीं किया ना यार, आपको काम करना पड़ेगा। एक तरीके से माइंड में टेंशन होगी यार कि मेरे को उसने पैसे पकड़ा दिए, अब मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा, ये लायबिलिटी मानी जाती है। तो अनअर्न्ड कमीशन का इफेक्ट कैपिटल पे नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने काम ही नहीं करा है। ठीक है, अगर काम कर लेंगे तो वो पैसा अर्नड हो जाएगा, जब वो अर्नड हो जाएगा तो कैपिटल पे इफेक्ट दिखाएंगे। तो यानी कि कुछ डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, जब कैपिटल पे कुछ इफेक्ट ही नहीं है तो प्लस माइनस कुछ नहीं करना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इस चैप्टर की। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पूरी अकाउंट्स में काम आने वाला है, इस चैप्टर में नहीं, इसके बाद भी तुम्हारे को ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से इजी एक एग्जांपल लेंगे और फिर चीज़ों को हम समझेंगे। देखो, आपको अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें ना बहुत सारी ट्रांजैक्शंस गिवन होती है क्वेश्चन में, तो कई बार ना हमें समझ नहीं आता यार ये जो ट्रांजैक्शन गिवन है, जो सामान खरीदा है, हमने क्या पैसे दिए ये सामान के या हम उधार लेकर आए, या जो सामान बेचा है क्या वो पैसे हमें मिले या हमने उधार में बेचा है। तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कैश ट्रांजैक्शन है या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो वो रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो अगर आपको कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज करनी है ना, तो सबसे पहले इसमें जो अपने को समझना है वो होती है आइडेंटिटी, कि सामने वाले की पहचान क्या है। ठीक है, तुम कौन हो, हु आर यू मैंने लिखा है, हमें सामने वाले की पहचान जाननी है। हम कौन है, हम फर्म है। मैं जब भी बोल रहा हूँ मैं, तो मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो तुम अपने घर के पास वाली दुकान पे गए और वहाँ से तुमने लिया एक चिप्स का पैकेट। ठीक है, तुमने एक चिप्स का पैकेट लिया पास की दुकान से। अब मुझे बताओ, अगर तुमने 20 रुपये उसको पकड़ाए और 20 का चिप्स लिया, 20 रुपये उसको पकड़ाए और 20 का चिप्स लिया, क्या दुकानदार तुमसे तुम्हारा नाम पूछेगा? क्या उसे कोई इंटरेस्ट होगा कि तुम्हें से वो तुम्हारा नाम पूछे कि तुम कहाँ रहते हो? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तुम्हारी आइडेंटिटी पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि अगर हम पैसे दे देते हैं तो दुकानदार को हमारी पहचान जानने में कोई मतलब नहीं होता। तो इस केस में हमेशा कैश ट्रांजैक्शन हम मानते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। यानी कि जब भी क्वेश्चन में नेम मिसिंग होगा, नाम मिसिंग होगा, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन कौन सी हो जाएगी? कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा साफ लिख लेता हूं मैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो तुम दोबारा गए, ठीक है, 4 दिन बाद किसी और दुकान पे गए, तुमने 20 रुपए का चिप्स का पैकेट उससे लिया, लेकिन अब तुमने बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लाना भूल गया। ठीक है, या कोई भी रीजन से तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुमने उससे चिप्स मांगा। अब दुकानदार तुमसे अगला सवाल क्या करेगा? वो अगला सवाल यही करेगा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, कौन सा एड्रेस है तुम्हारा,
वो ये पूछेगा ताकि कल को उसे अगर तुमसे पैसे लेने तो पता हो तो तुम आए कहाँ से, कौन हो। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन में अगर नेम गिवन होगा, अगर नेम गिवन होगा, ठीक है, तो वो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन में अगर नेम गिवन होगा तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये आई बात समझ की नहीं आई? मैंने तुम्हें बड़े आराम से एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाया। बट ये रूल तब लगता है बेटा जब आपका क्वेश्चन साइलेंट होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन में हमें खुद से गेस करना है, खुद से सोचना है कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तब ये रूल लगता है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे, क्वेश्चन खुद ही बोल दे कि भाई उसने ही बोल दिया ये कैश है या क्रेडिट है, अगर वो ही स्पेसिफाई कर देगा तो फिर उसकी सुनेंगे, फिर अपनी थोड़ी सुनेंगे, फिर उसकी सुनेंगे। आई बात समझ? तो और क्लैरिटी के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे को कराता हूं और तुम बस ये बताओ कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, कह रहे सोल्ड गुड्स टू एक्स 10,000। पहले तो ये चेक करो क्वेश्चन ने तुम्हें बताया कैश या क्रेडिट, कहीं पर भी कैश या क्रेडिट वर्ड लिखा नहीं लिखा, यानी कि क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन साइलेंट है। तो अब हमें खुद सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है हमें खुद सोचना है। तो यहाँ पे बंदे का नाम गिवन है, बंदे का नाम गिवन है, और मैंने तुम्हें बताया कि अगर नाम गिवन होगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन उसको बोलेंगे। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगला समझते हैं। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू एक्स ₹12,000 अगेंस्ट कैश। तो यहाँ पे तो यार उसने स्पेसिफाई कर दिया ना, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, पहला तो साइलेंट था, यहाँ पे तो उसने कैश दे दिया। अब तुम बोलोगे यहाँ पे नेम गिवन है। भाई नाम गिवन हो या ना गिवन हो, वो रूल ही तब लगता है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। हमें सोचना हो कि भाई कैश है क्रेडिट है, उसने तो बोल ही दिया कैश है, तो ये कैश है। नाम को फिर हम इसको इग्नोर मार देंगे। ठीक है, नाम को हम इग्नोर कर देंगे सॉल्व करते टाइम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स 10,000। क्या क्वेश्चन साइलेंट है? पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन में ना कैश लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, तो बिल्कुल भैया क्वेश्चन तो साइलेंट है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे भैया क्वेश्चन साइलेंट है, तो साइलेंट क्वेश्चन में हम नाम ढूंढो। तो यहाँ पे मुझे नाम नहीं दिख रहा, तो नाम ही नहीं दिख रहा तो इसका मतलब नेम मिसिंग है। तो यानी कि कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। मतलब माल बेचा और हमें पैसे मिल गए, माल बेचा नकद, इसको बोलते हैं नकद माल बेचना। नेक्स्ट देखो भाई, तो नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स 10,000 अगेंस्ट क्रेडिट। अगेन यहाँ पे उसने देखो स्पेसिफाई कर दिया, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। ठीक है, अब तुम बोलोगे यहाँ पे नेम मिसिंग है, तो यार नेम मिसिंग वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। जब क्वेश्चन ही स्पेसिफाई करते हैं तो अपना कॉन्सेप्ट नेम गिवन है नहीं गिवन है, ये वाला कॉन्सेप्ट फेल है, ये नहीं लगाना। अगर क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया उधार, तो मतलब उधार, हम क्वेश्चन की सुनेंगे, फिर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कुछ एग्जांपल्स और जो मैंने भी पिछली स्लाइड पे तुम्हें समझाया, मुझे ऐसा लगता है अब हमारे को कंप्लीट क्लैरिटी आ गई है अकाउंटिंग इक्वेशंस की। और अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो एक एक करके करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन का अपना क्वेश्चन आया। कह रहे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन में आपके पेपर में भी यही मिलने वाली है आपको। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश देखो, तो सबसे पहले तो यार यहाँ पे आप लिख दो 1 लिख दो या फर्स्ट ए पार्ट लिख दो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पे क्वेश्चन से लाइन कॉपी करेंगे। अच्छा, अब एसेट्स में सबसे पहले आप लिखोगे कैश। ठीक है, एसेट्स के नीचे अभी हमें एक और हेडिंग की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, कैश। ठीक है, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स, कैपिटल के नीचे हमेशा कैपिटल लिखते हैं, ये याद रखना, कैपिटल के नीचे हमेशा कैपिटल लिखते हैं। आप चाहो तो पहले लायबिलिटीज लिख लो प्लस कैपिटल करो, या पहले कैपिटल लिखो। मैं वैसे कैपिटल पहले लिखवाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कितनी लायबिलिटीज है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये कितना लंबा जाएगा हमें नहीं पता, हो सकता है एक ही आइटम हो सकता है 2 ही आइटम हो। तो अगर आप पहले लायबिलिटीज लिखोगे ना, तो यहाँ पे आपको स्पेस छोड़ने का अंदाजा पहले ही लगाना पड़ेगा, कितनी लाइनें या कितनी स्पेस आपको छोड़नी है। तो इसलिए बेटर है, समझ नहीं बात ना तो दिमाग मत लगाओ, पहले कैपिटल लिखो फिर लायबिलिटीज लिखो, बस जो कह रहा हूँ वैसे करो, बेस्ट रहेगा। अच्छा, ये अपनी फर्स्ट लाइन होगी, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो ये तो हमारा फॉर्मेट ही हो गया। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मेट ही हो गया। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ए पॉइंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो यहाँ पे कैश के नीचे आप लिखोगे 1 लाख। हर एक ट्रांजैक्शन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया 2 इफेक्ट होते हैं। तो जो कैश है वही कैपिटल है। ठीक है, जो कैश है वही कैपिटल है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, थ्योरी का। बट फिलहाल मैं उतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, नहीं तो यार सॉल्विंग क्या करेंगे अगर मैं थ्योरी की डेप्थ में चला गया। तो पहली ट्रांजैक्शन में मान लो कैश और कैपिटल बराबर है। रीजन मैंने आपको बता दी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, हमेशा याद रखना पहली 2 ट्रांजैक्शन इकट्ठे होती है, कोई भी क्वेश्चन करोगे पहली 2 ट्रांजैक्शन इकट्ठे
न्यू इक्वेशन, उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। ठीक है, आई बात समझ? पहले 2 ट्रांजैक्शन पहले लिखेंगे, फिर न्यू इक्वेशन निकालेंगे, और 2 के बाद यानी कि पार्ट सी ऑनवर्ड्स हर एक ट्रांजैक्शन यानी कि एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको बेटा न्यू इक्वेशन बनानी है। तो पहले अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, क्लियर बोल दिया भाई सामान खरीदा है नकद, एंड ऑन क्रेडिट, क्लियर बोल दिया उधार, उसने मेंशन कर दिया। तो मोटा मोटा मुझे एक बात बताओ, सामान तो खरीदा ना यार, चाहे कैश खरीदो चाहे उधार खरीदो, सामान तो खरीदा। तो सामान खरीदा 50,000 का, पहला इफेक्ट है सामान स्टॉक, तो स्टॉक खरीदा 50,000 का। ठीक है, अब कैश दिया 20,000, तो मेरी दुकान से पैसा कम हो जाएगा 20,000, कैश तो 20,000 कम हो जाएगा, और 50,000 का सामान है, लेकिन उधार भी तो खरीदे। तो उधार खरीदे यानी कि कर्जा चढ़ गया, तो कर्जे की हेडिंग होती है क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर, तो कितने का उधार हो गया? 30,000। इक्वल्स के नीचे इक्वल्स, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स। अच्छा, अब ये पार्ट भी में लिख देना वही, परचेज गुड्स अगेंस्ट कैश एंड क्रेडिट, बस इतना ही लिख देना, परचेज गुड्स अगेंस्ट कैश एंड क्रेडिट। अब पहली 2 ट्रांजैक्शन इकट्ठी ये रही। अब न्यू इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, हमेशा फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शन एक साथ, फिर न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन मतलब ये, पहले तो यार एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करें, ये नेगेटिव है पॉजिटिव आएगा 80 के। स्टॉक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए 50 के, 50,000, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ 0 लिख दो, जहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा वहाँ 0 लिखेंगे। तो 1 लाख प्लस 0 1 लाख, और नेक्स्ट ये क्रेडिटर कॉपी मारेंगे 30 पे। ठीक है, तो ऐसे हमने पहली 2 ट्रांजेक्शन करी। अब हर एक नई ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन हमें निकालनी है। तो पॉइंट नंबर सी पे आते हैं, देखते हैं क्या है पॉइंट नंबर सी। तो पॉइंट सी कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कह रहा है माल बेचा नकद। ठीक है, कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट, हमने कुछ माल उधार पे बेचा 15,000। ठीक है, कॉस्टिंग 15,000 मतलब मुझे 15,000 पड़ता। अब तुम इमेजिन करो यार, कॉस्टिंग वर्ड से घबराना नहीं है। आप कभी कपड़े लेने गए होगे, ठीक है, मार्केट गए होगे, कपड़े लेकर आए होगे, कभी ये भी सोचा कि जो 1,000 रुपये का या 2,000 रुपये का कपड़ा तुमने खरीदा, वो दुकानदार को कितने का पड़ा होगा? दुकानदार ने जहां से खरीदा उसको कितने का पड़ा, यानी कि दुकानदार ने कितना कमाया, तुम्हें माल बेचकर दुकानदार ने कितना कमाया, क्या ये हमें पता होता है एज अ कस्टमर हमें नहीं पता होता। तो लेकिन यहाँ पर तो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं जब माल बेच रहा हूँ, मैं खुद ही बिजनेसमैन हूँ, तो मैं तो महंगा करके बेचूंगा ना, मैं तो कमाने आया हूँ। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, तो मैंने कॉस्टिंग मतलब मैंने तो 10,000 का खरीदा था। ठीक है, वैसे ही मैंने माल बेचा उधार पे, जो मैंने 15 का खरीदा था उस पर मैंने मार्जिन लगाया, प्रॉफिट मैंने कितना कमाया? 20%। तो 10,000 का 20% कैसे निकालते हैं? वैसे तो ओरली निकाल सकते हो, 20/100। ठीक है, तो मैंने इस पर कितना कमाया? 2,000 कमाया। और जो 15,000 वाला है इसका भी 20% मैंने कमाया है, तो यहाँ मैंने कितना कमाया है? 3,000 कमाया है। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि 10,000 का सामान मैंने कस्टमर को कितना बेचा? 12,000 में, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये तो मुझे मिला है कैश, ये तो मुझे मिला है कैश। ठीक है, ये आया समझ की नहीं है? ये तो मुझे मिला कैश, 10,000 वाला कैश है, 15,000 वाला उधार है, लेकिन 3 इसमें कमाया है, तो 18,000 तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कस्टमर को मैंने 18,000 में बेचा, लेकिन उधार, तो 18,000 मुझे फ्यूचर में मिलने हैं, यानी कि ये क्या है? उधार है। ठीक है, ये क्या है? उधार है, क्रेडिट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेटर, इसको हम बोलते हैं डेटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करनी है बहुत आराम से, बढ़िया तरीके से मैंने तुम्हें पूरी खोल के ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इफेक्ट लिखने। ठीक है, इफेक्ट करते हैं। 10,000 और 15,000 का तो मुझे पड़ता था। ठीक है, तो 10 और 15 25,000 में यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। 25,000 क्यों माइनस कर रहा हूँ स्टॉक से? देखो 25,000 स्टॉक से मुझे 10,000 का सामान जो पड़ता था और जो 15,000 का जो सामान पड़ता था, मैंने तो बेचा ना। अब कैश बेचा या क्रेडिट बेचा उसको छोड़ो, मैंने तो बेचा ना, दुकान के बाहर वेयर हाउस से, गोडाउन से बाहर तो फेंका ना माल, तो माल बाहर किया, तो मेरे गोडाउन से तो 10 और 15 का टोटल 25,000 का स्टॉक कम हो गया। ठीक है, तो स्टॉक में से 25,000 माइनस करें। कस्टमर से तो मैं भाई प्रॉफिट जोड़कर ही पैसा मांगूंगा, कस्टमर को ये थोड़ी बोलूंगा 10,000 का मुझे पड़ता है, मैं तेरे से 2,000 कमा रहा हूं, ऐसे नहीं बोलूंगा। मैं उसको सीधा बोलूंगा 12,000 रुपये मुझे दे दे, चल 12,000 दे दे। ठीक है, उसको नहीं बताएंगे हमें 10 का पड़े, तो 12,000 से मेरा कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए बात समझ, 12,000 से अपना कैश बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ माल नकद बेचा, कुछ माल उधार पे बेचा। अच्छा,
अब जो माल हमने उधार पे बेचा है वो मेरे लिए एक पॉजिटिविटी ला रहा है, मेरे माइंड में नेगेटिविटी ला रहा है। क्या मेरे को टेंशन हो रही है? ठीक है, पॉजिटिविटी इस सेंस में ही आ रही है कि फ्यूचर में मुझे पैसा आएगा, फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा। तो ये क्या होता है? डेटर। ठीक है, तो ये क्या होता है? डेटर। तो यहाँ पे एक एसेट की हेडिंग लगाओ, डेटर, कि मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? 18,000 रुपए। इक्वल्स के नीचे इक्वल्स कोशिश करनी है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस का इशू हो गया, तो अकॉर्डिंगली यार अपनी हैंड राइटिंग छोटी कर लेना, अगर जगह कम पड़े थोड़ा छोटा छोटा लिखना। तो 18,000 मुझे मिलेंगे फ्यूचर में, तो डेटर के नीचे मैंने लिखा। अब एक चीज मैंने आपको बताई है, जो भी नुकसान होगा, एक्सपेंस हो चाहे नुकसान हो, ठीक है, इनकम हो चाहे गेन हो, ठीक है, इनकम हो, ठीक है, यहां पे चाहे इनकम हो चाहे गेन हो, ठीक है, बेसिकली प्रॉफिट, ये सारी चीजें कैपिटल में प्लस करते हैं और ये नुकसान वाली चीजें कैपिटल में माइनस करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में मैंने कितना कमाया है? 2,000 प्लस 3,000। अब इस कैपिटल में जब हम प्लस माइनस करते हैं ना, तो आपको ये नहीं सोचना यार ये तो कैश में मिला या कैश में नहीं मिला, ये नहीं सोचना। कैपिटल में प्लस माइनस कर दो, अगर आपने कमा लिया है तो भले ही कैश में नहीं मिला, बाद में मिल जाएगा, कमाया तो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 5,000 आप यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। 2,000 कमाया हमने ये नकद वाले पे, 3,000 कमाया हमने उधार बेच के। आई बात समझ? तो ये ऐसे आपको इफेक्ट इसका लिखना है। अच्छा, मैंने बताया ना पहली तो दो ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, उसके बाद हर एक न्यू ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आपको निकालनी है। ऐसे ही आपको मेरे भाई सारे के सारे सवाल करने हैं, ठीक है। तो ये टोटल वगैरह करते हैं, तो ये आएगा 92, तो ये आएगा 25, ये आएगा 18, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स 1,05,000, ठीक है, ये ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ जीरो, जहाँ कोई इफेक्ट नहीं हुआ जीरो लिख दो, प्लस 30,000 रुपीज़, ठीक है। अब हमेशा आपने मेक श्योर करना है कि आपकी ये 3 आइटम्स हो चाहे 4 आइटम्स हो, लेफ्ट साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड का टोटल और इक्वल्स के राइट साइड का टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आ रहा, ऊपर नीचे हुआ, मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे टोटल हमारा इक्वल आ रहा है और ये क्वेश्चन आपका डन है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है, थोड़ी सी डिफरेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं करा और एकदम से पेपर में आ जाएगा, गलती हो सकती है, तो करके जाओ। एक एक क्वेश्चन आप लिख कर प्रैक्टिस करो मेरे साथ। कोई डाउट आ रहा है मेरे भाई, नीचे कमेंट करो, आपका भाई आपको जरूर रिप्लाई देगा। तो यहाँ पे सैम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 4 लाख एंड गुड्स 2 लाख। अब की बार हमने बिजनेस स्टार्ट किया, खाली कैश से नहीं किया, इस बार हम गुड्स भी लाए, घर से गुड्स लाए हैं, ठीक है। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो अब आप देखो, अब जब आप स्टार्ट करोगे तो पहले आप हेडिंग लिखोगे कैश, और वो गुड्स भी ला रहा है, तो गुड्स को हम लिखते हैं स्टॉक। कैपिटल के नीचे आप लिखोगे कैपिटल, ठीक है। और लाइबिलिटी हम क्वेश्चन जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे वैसे हम लाइबिलिटीज लिखेंगे, पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा, अपने आप से नहीं लिखना। अच्छा, अब आप ये लाइन बना दो, ठीक है। ये आपने फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अपनी फर्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, और फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो कैश कितने भाई? कैश 4 लाख, गुड्स 2 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 लाख और गुड्स के लिखेंगे 2 लाख, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 6 लाख रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई बिजनेस में? 6 लाख रुपए, ठीक है। तो ये कितनी हो गई? 6 लाख। तो ये मैंने यहाँ पे अमाउंट्स लिख दिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन डन है। नेक्स्ट है 25%, ये बहुत ध्यान से पढ़ो। 25% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश 60,000। मतलब सामने वाले कस्टमर से हमने कितना पैसा ले लिया? 60,000 रुपए ले लिया, ठीक है। अब ये 25% का क्या रोल है? कह रहा है 25% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड। 25% है क्या भाई? मेरे पास टोटल तो 2 लाख है ना, तो इसका टोटल का 25% मैंने बेचा है। मेरे पास टोटल ये, तो ये मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये कितना आएगा? 50 के। तो यानी कि 50,000 रुपये का कॉस्ट प्राइस, 50,000 का सामान जो मुझे पड़ता था वो मैंने कितने में बेचा? 60 में बेचा। मतलब 50,000 की चीज़ महंगी कर दी, महंगी करके बेची, और कितने में बेची? 60,000 में। मैंने कितना कमाया? 10,000 कमाया। तो एक चीज़ आप मेरे भाई याद रखो कि 50,000 का मैंने स्टॉक बेचा, तो पहला इफेक्ट क्या है? मेरा सामान कम हुआ गोडाउन से, वेयरहाउस से, गोडाउन से 50,000 रुपये कम हुए। कस्टमर से कितने लिए? 60,000। कस्टमर को तो 50,000 के बारे में पता ही नहीं होगा। खुद सोचो, हम कुछ खरीदने जाते हैं, हमें थोड़ी पता है दुकानदार कितने रुपए का सामान हमारे को चिपका रहा है, ठीक है। हो सकता है 10 की चीज़ 50 में बेच दे, ठीक है। हमें क्या पता? हमें तो वही प्राइस पता है जितने वो पैसे हमसे
मांग रहा है। तो 50,000 रुपए का सामान हमने बेचा कितने में, 60 में। तो कस्टमर से कितने मिलेंगे, 60। तो मेरी दुकान में, मेरे गल्ले में, कैश बॉक्स में 60,000 आ गए। 50,000 रुपए से मेरा स्टॉक कम हो गया और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जाएगा, ठीक है। तो 10,000 रुपए मैंने कमाए हैं तो वो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। पहली दो ट्रांजैक्शंस हमेशा एक साथ करनी है, फिर लिखनी है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन मतलब आप प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस वगैरह कर देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 4,60,000, ये आएगा 1,50,000, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स, और ये आएगा 6,10,000 रुपीज, ठीक है। आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखेंगे और देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आएगा। कह रहा है हाफ ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, कह रहा है अब आपके पास रिमेनिंग कितने, तो रिमेनिंग कितने, 1,50,000। तो रिमेनिंग की वैल्यू कितनी है, 1,50,000। तो इसका आधा, हाफ मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यानी कि कितने गुड्स की बात कर रहा है, 75,000। तो रिमेनिंग का आधा करा, यानी कि कितने कॉस्ट प्राइस का गुड है, 75,000 कॉस्ट प्राइस के गुड है। क्या कह रहा है, गुड्स को वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन क्रेडिट, 25% ऑन क्रेडिट। कह रहा है पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 75,000 आपकी चीज है, इस पे हम लोग प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 25%, ठीक है। तो 75,000 का मैं 25% निकाल लेता हूं, ठीक है। इसका 25% कितना आएगा भाई, ये 1 ज़र, ये 4 ज़र, ठीक है। इसको भी काट देते हैं, 4 1 ज़र, ठीक है। कितना आ रहा है, 35, 8 ज़र 25, 7 ज़र और 50, आई थिंक 18,750 आ रहे हैं, ठीक है। तो 18,750 तो हमने कमाया है, यानी कि मैंने कस्टमर से कितने पैसे मांगे, ये तो मेरी कॉस्टिंग थी, तो ये इसमें प्लस होगा, ठीक है। इतने का सामान मुझे पड़ता था, मैंने सोचा यार इस पे ना 18,750 कमाता हूँ, इतनी अमाउंट पे मैं इतने कमाऊंगा, तो मैं कस्टमर से कितने पैसे मांगूंगा, 75,000 प्लस 18,750। तो सेलिंग प्राइस यानी कि कस्टमर से मुझे कितना लेना है, 85 और 93,750। तो कस्टमर से मुझे ये वाला अमाउंट कलेक्ट करना है। तो इफेक्ट दिखाते हैं इन सारी आइटम्स का, इफेक्ट दिखाते हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पे। तो 75,000 तो पहले मैं यहाँ से स्टॉक से माइनस करने वाला हूँ, क्योंकि ये तो अपना गया, ठीक है। कैश को मत छेड़ना, क्योंकि उधार पे बेचा है, तो कैश में कुछ मत करना, ये जीरो रहेगा। अब हमने कितना कमाया है, हमने कमाया है 18,750। हमने कितना कमाया है, 18,750। तो अगर मैंने 18,750 कमाया है, तो कमाई प्रॉफिट हमेशा किस में जाती है, कैपिटल में जाती है, कैपिटल में जाती है, ठीक है। और फ्यूचर में जो पैसे मैं कलेक्ट करूंगा वो डेटर होता है, मेरे को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो डेटर से कितने पैसे लूंगा, 93,750, 75,000 प्लस ये, तो 93,750 मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। अच्छा, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद अब न्यू इक्वेशन निकालेंगे। तो न्यू इक्वेशन यहाँ पर कितनी आती है ज़रा चेक कर लेते हैं। ये सेम 4,60,000, ये सेम आएगा 75,000, ये आएगा 93,750, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स, ठीक है। और ये आएगा 628,750। तो ये आपका एक और क्वेश्चन डन है। शुरू करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम देख रहे हो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में ना मैं आपको बैलेंस शीट भी सिखाऊंगा, ठीक है। बैलेंस शीट मान लो इसी क्वेश्चन में आपको 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया ये पेपर में, और बोल देगा बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ। बैलेंस शीट बहुत आसान है इस चैप्टर की, एक ही क्वेश्चन में समझ लोगे, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम कहोगे बैलेंस शीट, तुम कहोगे बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाएगा, इतना आसान लगेगा तुम्हें। देखो, सबसे पहले तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। बैलेंस शीट आप पहले नहीं बना सकते, आपको पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पहली तो वही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। तो पहले तो हम इसको करते हैं। देखो, फर्स्ट में हमारे को एसेट्स में कैश लिखना है, ठीक है। और याद रखना इक्वल्स के नीचे इक्वल्स लिखना है, कैपिटल के नीचे कैपिटल लिखना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आप यहाँ पे लाइन वगैरह ड्रॉ करोगे और अपना फर्स्ट पॉइंट पे आओगे। फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, ए पार्ट, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे ए पार्ट में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। और अमाउंट है 1,20,000, ठीक है। तो कैश में 1,20,000, ठीक है। तो कैश में 1,20,000 और इधर कैपिटल के नीचे भी 1,20,000 लिखेंगे। हमेशा की तरह इस क्वेश्चन में भी पहली दो ट्रांजैक्शन पार्ट ए पार्ट बी एक साथ करेंगे और फिर हर एक पार्ट के बाद आपको न्यू इक्वेशन निकालनी है। तो पहले पार्ट ए के बाद पार्ट बी कर लेते हैं। तो पार्ट बी क्या है,
पार्ट भी कह रहे कमीशन रिसीव्ड 10,000, तो भाई कमीशन मिली है, ठीक है, कोई अक्रूड अनअर्न्ड कुछ नहीं लिखा, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं लिखा, आप इसको मान के चलोगे कि आपको पैसा मिल गया प्लस 10,000 और ये आपने कमाया ही होगा, ये आपने कमाया ही होगा, तो आपकी कैपिटल में भी बढ़ेगा, फायदा होगा, प्रॉफिट, इनकम, गेन, ये सारी चीज़ें कैपिटल को प्लस करते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस कैपिटल को कम करते हैं, ठीक है, याद रखना इन चीज़ों का इफेक्ट कैपिटल पे पड़ता है। तो अब आपको निकालनी है न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन कैसे आएगा, यहाँ पे हम करेंगे इनको प्लस, तो ये हो जाएगा 130, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स लिखो, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा 1,30,000। बहुत आसान सा है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कह रहे हैं, अभी अपने 2 हो गए, नेक्स्ट कह रहे हैं इन्वेस्टेड इन शेयर्स। अब इसमें हो सकता है बच्चे घबराए, यार ये क्या कर दिया। देखो शेयर्स एक तरीके से कहीं पर हमने स्टॉक खरीदा है, रिलायंस का स्टॉक खरीदा हो सकता है, टाटा का स्टॉक खरीदा हो सकता है, ठीक है, कंपनियों के शेयर्स ट्रेड होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में, तुमने सुना होगा। तो शेयर्स खरीदे हैं तो पैसे खर्च हुए हैं। देखो अब ये कैश में खरीदे हैं, उधार में, समझ नहीं आ रहा ना, पार्टी का नेम मिसिंग है ना, तो कैश ही है। वैसे भी यार शेयर्स उधार मिलते नहीं है, शेयर्स नकद ही खरीदे जाते हैं। तो 50,000 के शेयर्स खरीदे हैं, तो मेरी जेब से गए पैसे, तो कैश कम, और यहाँ पर आप यहाँ पे डायरेक्टली शेयर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई चाहे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख दे, शेयर्स भी लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, प्लस 50,000, और कुछ भी नहीं करना, बाकी कहीं कोई इफेक्ट नहीं दिखाना, जहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं वहाँ पे 0। अच्छा, अब मैंने बोला ना हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, पहली 2 के बाद न्यू इक्वेशन, फिर हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन बार बार निकालनी है। तो थोड़ा सा काम लेबोरियस है, लिखना ज़्यादा पड़ रहा है, बार बार ही प्लस करना पड़ रहा है, हो सकता है बोरिंग लगे, इसीलिए एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूँ, एकदम सिलेक्टेड एंट्रीज लाया हूँ। इनको कर लो यार, इनमें मेहनत कर लो, एक बार भी लिख के कर लो, पेपर दे आओगे, बढ़िया पेपर जाएगा तुम्हारा। तो इसको ऐड करें, ये माइनस है 80,000 प्लस 50,000, ये तो कॉपी मारना है, 50,000 कॉपी करा, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स, ये 1,30,000, ठीक है, डन है, इतना तो आ रहा है समझ। अब देखो नेक्स्ट करना है डी पार्ट। तो डी पार्ट में क्या कह रहा है भाई, अब हमने सी कर लिया, डी कह रहा है रिसीव्ड डिविडेंड, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड डिविडेंड, दोनों का यार मतलब एक ही है, हमारे को कुछ इनकम मिली है। डिविडेंड क्या होता है, शेयर्स ये खरीदे हैं ना, पिछले में शेयर्स खरीदे हैं, तो शेयर्स खरीदे तो शेयर्स में प्रॉफिट वगैरह को डिविडेंड कहते हैं। फिलहाल इस लेवल पे हम 11th की यही समझ सकते हैं, डिविडेंड क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट है, फायदा है। तो आपको प्रॉफिट हुआ एक तरीके से, आप ये समझ लो। तो आप क्या करोगे, आपको कैश बढ़ेगा, ठीक है, कैश बढ़ेगा, जैसे कमीशन का था सेम, तो 5,000 से अपना कैश बढ़ाओ, और फायदा जो है, प्रॉफिट है, वो हमेशा कैपिटल को भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, आप इसको समझो कमीशन है, सेम ट्रीटमेंट रहने वाला है। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन होगी ना, हर एक न्यू ट्रांजैक्शन के बाद फिर से न्यू इक्वेशन, ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। तो ये कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया 85,000, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा 0, प्लस 50,000, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स, ये 1,35,000, ठीक है, आसान है बिल्कुल, एक एक करके करो यार, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, ई पार्ट कह रहे हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी। तो पार्टी का नेम इंपॉर्टेंट हो या ना हो, यहाँ पे तो उसने मेंशन ही कर दिया उधार पे, ठीक है, तो सामान खरीदा है उधार पे, तो उधार पे खरीदा है मतलब बाद में पैसे नहीं, कर्जा चढ़ गया, लाइबिलिटी कौन सा है, क्रेडिट परचेज ऑलवेज जनरेट्स क्रेडिटर्स, क्रेडिट सेल्स ऑलवेज जनरेट्स डेटर्स, ये याद कर लो, क्रेडिट परचेज हमेशा क्रेडिटर देंगे, क्रेडिट सेल हमेशा डेटर देंगे, ये याद कर लो, बढ़िया रहेगा काम तुम्हारा। अच्छा, कितने का माल लिया, 35,000 का माल लिया उधार पे, ठीक है, तो ई पॉइंट पे आ गए हम, 35,000 का माल लिया उधार पे, यानी कि स्टॉक, स्टॉक के नीचे यहाँ पे लिखेंगे प्लस 35,000, और क्योंकि हमने पे नहीं किया है तो यहाँ पे पहला लाइबिलिटी आ गया क्रेडिटर, ठीक है, इसको बाद में पे करेंगे, तो 35,000 हम इसको बाद में पे करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, अब हम निकालेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन यहाँ पे कितनी है कि जहाँ पे कुछ नहीं किया वहाँ 0 लिख दो यार, तो 85,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000, ठीक है, इक्वल्स 135, ये तो कॉपी मार रहे हैं, तो यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ 0 लिख दो, प्लस 35,000। तो ऐसे हमें करते जाना है, इसके नीचे करते जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एफ पॉइंट, ठीक है, ई हो गया, एफ पे आते हैं, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7,000 रुपीज़।
तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, देखो क्या मीनिंग हुआ इसका कि घर का खर्चा। तो हाउस होल्ड मतलब होता है यार बिजनेस का खर्चा नहीं, घर का। तो घर के खर्चे का कोई भी, घर के लिए बाइक ले, घर के लिए फ्रिज ले, ठीक है, घर के लिए स्टेशनरी, घर का कुछ भी खर्चा है, ड्राइंग्स, ठीक है, घर का कुछ भी खर्चा है, ड्राइंग्स। तो आपको ये समझना है कि कितने पैसे, 7,000 पेड कैश, मतलब दुकान से पैसा निकाला, और दुकान से पैसा निकाला तो 7,000 माइनस, और ये क्या है, कैपिटल से भी माइनस होगा। आप खुद सोचो, घर से पैसा लाता है तो कैपिटल प्लस करते हैं, पहली ट्रांजैक्शन घर से पैसा लाता है तो कैपिटल प्लस करते हैं, लेकिन दुकान से पैसा जब घर लेकर जाएगा तो उसका उल्टा काम हो गया ना, तो कैपिटल माइनस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसको प्लस, तो ये कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 78,000। बाकी जहाँ जहाँ कोई इफेक्ट नहीं है वहाँ आप लिखेंगे 0, और ये सेम ऐड करके 50,000, ये फिर से 0 ऐड करके 35,000, और इक्वल्स की जगह इक्वल्स, ये कितना है 135 माइनस 7, ठीक है 128, ठीक है, और फिर प्लस की जगह 0, और ये प्लस 35,000 रुपीज़, ठीक है। आसान है बिल्कुल, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ये हमने करा है न्यू इक्वेशन ई के बाद। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं न्यू इक्वेशन, ठीक है, एक बार ये ठीक कर देता हूँ इस साइड को। नेक्स्ट करते हैं, देखो जी पॉइंट कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 14,000। भाई मुझे एक बात, तो हमने माल बेचा, कस्टमर से तो यार सेल प्राइस पे डीलिंग करेंगे ना, तो कस्टमर से मेरे को कितना पैसा मिलेगा नकद 14,000, और मैंने उसको सामान कितने का दिया 10,000, ठीक है। तो 10 की चीज महंगी करके 14 में बेच दी, ठीक है। तो यहां से आप स्टॉक में से माइनस करोगे 10,000, 14,000 कैश, कैश पहले, अभी ऊपर दिख नहीं रहा, मैं दिखा दूंगा, अभी पूरा क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये आपका स्टॉक है, स्टॉक कम हो रहा है, कैश मिल रहा है, कैश अपने को 14,000 मिल रहा है, और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जाएगा, ये पहले वाला प्रॉफिट है, ठीक है। तो 4,000 अपना प्रॉफिट है, तो ये यहाँ जाएगा, बस और कुछ इफेक्ट ही नहीं है इसका। तो अब हर एक के बाद अपने को निकालनी है न्यू इक्वेशन, तो ये हम निकालते हैं न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन एक बार यहाँ फिर से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन निकालते हैं, तो ये ऐड करते हैं 88 और ये आएगा 92,000, ठीक है। एक मिनट इसको ठीक लिखते हैं, तो ये आएगा 92,000, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, 0 प्लस 50,000, और ये आएगा प्लस 25,000, ठीक है। 10,000 माइनस करें, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स, ये आएगा 132, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इफेक्ट 0 प्लस 35,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये पार्ट भी हो गया। अब एक और पार्ट है इसमें, देखते हैं, दो पार्ट्स और हैं। कह रहे कैश पे टू रागिनी 35,000, कह रहे रागिनी को पैसा चुकाया। अब रागिनी कौन है, रागिनी कौन है भाई, ये रही रागिनी। कह रहे पहले हमने, रागिनी कौन है, क्रेडिटर है हमारा, रागिनी से उधार चल रहा था, ठीक है, पहले रागिनी से उधार चल रहा था, इसी क्वेश्चन में हमने रागिनी को उधार चुका दिया। कैसे चुकाया, पैसा देंगे तभी तो कर्जा माफ होगा, तो रागिनी को हमने 35,000 पे करे। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये 35,000 यहाँ चल रही है, देखो ये रहा क्रेडिटर, ये रागिनी का है, तो ये यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो ये हम अब थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं तुम्हें कंप्लीट क्वेश्चन भी हो सका छोटा करके दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो रागिनी को मैं 35,000 दे रहा हूँ, तो 35,000 अगर दे रहा हूँ तो मेरा कैश कम हो रहा है, ठीक है, मेरा कैश कम हो रहा है, ठीक है। एच पार्ट आ गया हमारा, कैश मेरा 35,000 कम हो रहा है, और कैश दे रहा हूँ, इसीलिए मेरा कर्जा भी खत्म हो रहा है, कर्जा माफ हो रहा है ना, माफ क्या हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, क्योंकि पैसा दे रहा हूँ तो इसलिए कर्जा खत्म हो रहा है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट देखो भाई, अब हम करेंगे न्यू इक्वेशन, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमें न्यू इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे 92 में से 35 गए, 82, 72, 62 में से 5 और गए 57, तो ये आएगा 50। एज इट इज़ कॉपी मारना है इनको तो, ठीक है, इनको एज इट इज़ कॉपी मारो। ये आ गया 1,32,000, और ये 0, ठीक है, ये तो ख़त्म, कर्जा ख़त्म, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और है, तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। देखो अब यहाँ पे कभी कभी माइंड में कंफ्यूजन ये आता है कि हम घर से पैसे लाए हैं या मैंने दुकान का, बिजनेस का, फर्म कहते हैं, दुकान को फर्म भी कहते हैं, दुकान का पैसा निकाला, दुकान के कैश बॉक्स में से, गल्ले में से पैसा निकाला और बैंक में जमा करा, ये कौन सा है। तो याद रखना यार, घर से जब भी पैसा आएगा ना तो क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है, हाउस होल्ड या इन्वेस्टेड, ठीक है, एडिशनल कैपिटल, कुछ ऐसा टर्म आएगा। तो ये हम ऑफिस से ही मान के चलते हैं, एजम्पशन हम हमेशा ऑफिस की ही लेके चलते हैं। तो ये फर्म है, ठीक है, ये फर्म है। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000, मतलब कि दुकान से, ठीक है, ये अपनी न्यू इक्वेशन है, ठीक है, ये अपनी न्यू इक्वेशन है, और आई पार्ट है ना, ठीक है, आई पार्ट ये भी डन है। तो आई पार्ट पे हम आ गए हैं,
तो दुकान से उसने 20,000 निकाले, ठीक है। आप माइनस को ऐसे भी शो कर सकते हो, आप माइनस को ब्रैकेट में भी शो कर सकते हो, दोनों वर्क है, ठीक है। दुकान से 20,000 निकाले और अब हम जाएंगे ऊपर, ठीक है। अब हम जाएंगे ऊपर और यहाँ पर हम स्टॉक के साथ एक हेडिंग लिखेंगे बैंक, कि भाई मेरा बैंक में जो पैसा है वो भी तो मेरा ही है, वो भी तो एसेट है। मेरी दुकान में पैसा हो चाहे मेरे अकाउंट में पैसा हो, मेरा ही पैसा है, तो बैंक। अब ये लास्ट हेडिंग बैंक है, इसके नीचे मुझे लिखना है 20,000, ठीक है। इसके नीचे मुझे लिखना है 20,000 कि भैया मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। बस कुछ भी नहीं हुआ, इंटरनल रोटेशन हुई है पैसे की, दुकान से पैसा निकाल के अकाउंट में डाला, इंटरनली पैसा घुमाया है और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ दुकान से पैसा कम हो गया, दुकान के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। बस अब हर एक के बाद न्यू इक्वेशन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं और ये अपनी न्यू इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में एक और न्यू इक्वेशन, तो ये कितनी आएगी भाई, ये आएगी 47 20 37 प्लस 0 50,000 यानी कि प्लस 0 अगेन प्लस 25,000 कॉपी प्लस 20,000, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इक्वल्स 1,32,000, ठीक है। और वहाँ पे आप बेशक नील लिख दो, ठीक है। क्रेडिटर्स थे ना, वो नील लिख दो। ये क्वेश्चन आपके सामने, एक बार मैं कोशिश करता हूँ अगर ये पूरा मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ तो पूरा दिखा देता हूँ। तो यार ये मैंने छोटा मोटा कर दिया साइज में, अब पूरा क्वेश्चन आपके सामने। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। देखो बैलेंस शीट बनानी आ सकती है, तो बैलेंस शीट किस ट्रांजैक्शन की बनानी है, हमेशा आखिरी यानी कि लास्ट न्यू इक्वेशन की। लास्ट न्यू इक्वेशन जो तुम्हें दिख रही है ना 37,000, कैश कितना है 37,000, शेयर्स कितने हैं 50,000, स्टॉक कितना है 25,000, बैंक में पैसा कितना पड़ा है 20,000, कैपिटल कितनी है 1,32,000। ये जो लास्ट इक्वेशन है इसकी बैलेंस शीट बनानी है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये बात याद रखना। तो अब हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना लिया, ध्यान से कुछ चीजें सुन लो ताकि आपको बैलेंस शीट बनाने के बाद मार्क्स आपके ना कटें। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है बैलेंस शीट एज एट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जरूर लिखना। 31 मार्च और ईयर अगर क्वेश्चन में गिवन हुआ तो वो लिख देना, 2026-27 जो भी क्वेश्चन में ईयर हो। अच्छा लेफ्ट, तुम्हारा लेफ्ट वहाँ लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज एल से लेफ्ट, ठीक है। ये निशानी के लिए बता रहा हूँ, लाइबिलिटीज लेफ्ट में, एसेट्स राइट में। कभी भी इनकी प्लेसेस स्वैप मत कर देना, इधर एसेट्स इधर लाइबिलिटीज, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ये चीज़ याद रखना। अच्छा एसेट्स में आपको लिखनी है क्वेश्चन में आपकी जितनी भी एसेट्स हैं, ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन आपको कॉपी कर देनी है एसेट्स में, ठीक है, ये वाली लाइन। तो ये लाइन जब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये कैश, शेयर्स, स्टॉक, बैंक, और लाइबिलिटीज में पूरी लाइबिलिटी की साइड कॉपी कर दो। अब यहाँ पर क्रेडिटर्स तो थे, मैंने इसलिए कॉपी नहीं करा क्योंकि एंड में यार वो जीरो हो गए थे ना, लास्ट में वो पे ऑफ हो गया था, यहाँ पे देखो जीरो हो गए थे, तो क्रेडिटर मैंने इसलिए नहीं लिखे, रिक्वायर्ड नहीं है, जीरो हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब आपको क्या करना है, ये वाली जो वैल्यूज हैं, कैश के सामने 37,000, ठीक है, ये शेयर्स के सामने 50, स्टॉक के सामने 25, ये वैल्यूज कॉपी करनी है अपनी बैलेंस शीट में। तो ये मैं वैल्यूज कॉपी करके आपको बैलेंस शीट में लिखकर दिखाता हूँ। अमाउंट्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली, बस ऐसे ही करना है यार, बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट का ही काम है, ठीक है। बस पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है। अब आपको लास्ट स्टेप है टोटल करना, ये अमाउंट का कॉलम का टोटल करो और ये वाले अमाउंट के कॉलम का आप टोटल करो। अब यहाँ तो एक ही आइटम है ना, तो इस साइड का टोटल तो वही आएगा, जो एक ही आइटम है तो टोटल क्या आएगा, यही आएगा 132। और जब आप इस साइड का टोटल करोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इस साइड का टोटल भी 1,32,000 ही आएगा। अच्छा अब टोटल में एक चीज़ याद रखनी है आपको यहाँ पे नीचे डबल लाइंस बनानी है, ठीक है। ये डबल लाइंस ज़रूर बनाना और ये डबल लाइंस यहाँ पे जरूर बनाना। डबल लाइंस अकाउंट्स में सिग्निफाई करती है टोटल को, ठीक है, डबल लाइन सिग्निफाई करती है टोटल को। अच्छा ये ऐसे क्लोज कर देना यार, ठीक है, कुछ नहीं करना, स्केल से इसको क्लोज कर देना, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा तुम्हारी बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन में यही इसी तरीके से बैलेंस शीट बनाइए। लास्ट इक्वेशन को कॉपी पेस्ट करना है, लाइबिलिटीज लेफ्ट में, एसेट्स इधर। एज एट वर्ड का ध्यान रखना है, ये डबल लाइंस लगाने का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और बैलेंस शीट आपकी डन है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देखो इजी क्वेश्चन है, एक बार ही वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, ठीक है, खुद से कोशिश करो। जहाँ अटकोगे या अगर मान लो पूरा कर लेते हो तो वेरीफाई करना अपना आंसर, ठीक है। बहुत ही मतलब मीडियम लेवल क्वेश्चन कहेंगे, लोअर लेवल पे भी नहीं डालेंगे, मीडियम लेवल इसको हम क्वेश्चन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद, अच्छा इसने बिजनेस शुरू किया, तीन चीजें ही घर से ले आया, कैश, गुड्स और बिल्डिंग। तो ये सारी की सारी कैपिटल है। वैल्यू देख लेते हैं, 230, 1 लाख और 2 लाख, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख। अच्छा पहले तो यार यहाँ पे पार्ट 1 पॉइंट लिख लेते हैं, 2,30,000
ठीक है, कैश है, ठीक है, इसको 1 मिनट, तो 2,30,000 और 2 लाख है 1 लाख, 1 मिनट वैल्यू देख लेते हैं, 1 लाख और 2 लाख, ठीक है, आसान से ही है यार वैल्यूज़ तो। 1 लाख और ये आ गया 2 लाख, तो कितना हो गया भाई, टोटल अमाउंट देखना, 2 लाख 3 और 2 5, 5,30,000, तो कैपिटल कितना हो गया 5,30,000 रुपये, ठीक है, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब हम सेकंड पॉइंट भी साथ ही करेंगे, क्योंकि रूल क्या है, पहली 2 ट्रांजैक्शन इकट्ठे न्यू इक्वेशन, फिर हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, कह रहा है सामान खरीदा 50,000 का और नकद, क्लियर बोल रहा है नकद, तो कैश में से हम माइनस करेंगे 50,000, आप ब्रैकेट भी बना सकते हो, माइनस का सिंबल भी शो कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो सामान खरीदा है तो 50,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा, बस इसके बाद आपको निकालनी है न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे न्यू इक्वेशन, तो ये न्यू इक्वेशन कितनी है यार, ये आएगी 180 प्लस 1,50,000, जहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है वहाँ पे 0, ठीक है, तो यहाँ पे 0, 2 लाख इक्वल्स के नीचे इक्वल्स 5,30,000 रुपीज़, ठीक है, आसान है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद फिर से हमें चाहिए होगी न्यू इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट के बाद आप 2 नहीं कर सकते, आपको एक एक करके न्यू इक्वेशन निकालनी है। ऑलराइट, तो ये हमने 2 कर दिए। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेच रहे हैं, अब हम 20,000 का सामान हमने बेचा है 35, और क्लियर बोल रहे हैं कैश मिला है, तो कैश कितना मिला 35, 20 का सामान बेचा है 35, वो भी कैश मिला है, तो कस्टमर से हम लेंगे प्लस 35,000, स्टॉक मेरा कम हुआ है 20,000 से, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ और 20,000 लिख रहा हूँ, ये तो माइनस करना है ना, तो ब्रैकेट बना दो, अगर आपको माइनस का सिंबल बनाना है आप बना सकते हो, अदरवाइज ब्रैकेट बना लो, ठीक है। तो इतना कर लिया। नेक्स्ट देखो 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये कैपिटल अपनी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट लॉसेस का इफेक्ट कैपिटल पे आता है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है, अब हम निकालेंगे न्यू इक्वेशन, तो इसको अब हमने किया है यहाँ पे ऐसे लाइन बनाई, प्लस करते हैं, 2,15,000 प्लस 1,30,000 प्लस 0 है तो 2 लाख, ठीक है, प्लस 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख, इक्वल्स की जाए इक्वल्स 5,45,000, ठीक है, 15,000 प्लस कर दे, बस यही मेहनत है यार इसमें, बार बार न्यू इक्वेशन लिखने में यही एफर्ट है, बाकी आसान है, कुछ दिमाग वाला इतना कुछ है नहीं इसमें। फोर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है, तो फोर्थ क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55,000, अब क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है कि कैश लिया या उधार लिया नहीं पता, मैंने तुम्हें आज कॉन्सेप्ट पढ़ाया, आज ही पढ़ाया, तो नाम गिवन है, नाम गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है, पार्टी का नेम गिवन है, क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब क्या है, ये उधार है, ठीक है, ये उधार पे खरीदा है, तो उधार पे खरीदा है, सामान तो मिल गया 55,000, ठीक है, सामान तो बढ़ जाएगा, स्टॉक में 55,000 आप प्लस कर दोगे, लेकिन आपने पैसे तो दिए ही नहीं, पैसे नहीं दिए तो हम बाद में देंगे, कर्जा चढ़ गया, तो यहाँ हेडिंग लिखेंगे लाइबिलिटीज के नीचे क्रेडिटर, बाद में पैसे देंगे, ठीक है, तो बाद में यहाँ पे लिखेंगे 55,000 रुपीज़, आया समझ। तो अब इसके बाद फिर से न्यू इक्वेशन, इसके बाद फिर से न्यू इक्वेशन आएगी भाई, न्यू इक्वेशन लिखने में यार एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ कुछ नहीं किया वहाँ 0, तो 2,15,000 प्लस 1,85,000 प्लस 0 है तो प्लस 2 लाख, कॉपी पेस्ट, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स, जहाँ कुछ नहीं किया 0, 5,45,000 प्लस 55,000, आ रहा है समझ, आसान है बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, तो ये उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, सोल्ड गुड्स टू वरुण, फिर से माल बेच रहे हैं, कॉस्टिंग 52 और बेचा कितने में 60। अब ध्यान से देखो, पार्टी का नेम गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है, यानी कि जो माल बेचा ये उधार है, पार्टी का नेम गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट है, यानी कि जो माल बेचा है उधार है। कितने रुपए, 60,000 मुझे कस्टमर से मिलने और 52 की चीज़ मैंने बेची है, 52 की चीज़ 60 में बेची तो मुझे फ़ायदा हुआ 8,000, ठीक है, तो 8,000 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कस्टमर से मुझे 60,000 फ्यूचर में मिलेंगे, तो डेटर्स, ठीक है, डेटर्स के सामने मैं लिखूंगा प्लस 60 के, ठीक है, और मेरा सामान वेयर हाउस में से कम हुआ, गोडाउन से कम हुआ, तो प्लस
लेकिन ब्रैकेट में लिखना तो मतलब माइनस का सिंबल है, तो 52,000 मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, ठीक है। बाकी जहाँ जहाँ इफेक्ट नहीं पड़ा वहाँ आप लिखोगे 0। तो इसको कॉपी मारते हैं, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं न्यू इक्वेशन, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं न्यू इक्वेशन। तो ये कितना हुआ 2,15,000 और ये कितना हुआ 185, 5 में से 2 गया 331, ठीक है। तो 1,33,000 का स्टॉक रह गया और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है 0, ठीक है। 2 लाख और ये डेटर्स नए नए क्रिएट हुए हैं 60 के, इक्वल्स की जगह इक्वल्स। अच्छा ये 8,000 से बढ़ाओ, 8,000 से बढ़ाओ तो 5,53,000 प्लस 55,000 रुपीज़। आया समझ कि नहीं आया, ठीक है। अब हम करेंगे इसको नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब हम यहाँ आ गए हैं, कह रहे हैं पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। देखो फुल सेटलमेंट वर्ड का मीनिंग होता है कि आपको मिल गया डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट का मीनिंग क्या है कि हमने पूरी बातचीत करके पैसे छुटा लिए, ठीक है। हम लोग जाते हैं, हमें बार्गेन करने की आदत है ना, हम इंडियंस को बार्गेन करते हैं हम लोग। तो यहाँ कह रहे हैं हमने राहुल को पैसा दे दिया, तो पहले तो चेक करते हैं राहुल है कौन। राहुल ये रहा, इस ट्रांजेक्शन में देखो ये रहा राहुल, ठीक है। ये राहुल को मुझे कितना पैसा देना था 55, मुझे राहुल को 55 देना चाहिए था आइडियली। मैंने कितना दिया, मैंने उसको दिया 53 और मैंने जान छुड़ा ली उससे, मैंने फुल बात कर ली फुल, ठीक है। तो मेरे को 55 देना था और मैंने 53 में जान छुड़ा ली, यानी कि 2,000 का मेरा फायदा नहीं हो गया। 2,000 रुपये मैंने डिस्काउंट ले लिया उससे, मैंने उसको 2,000 रुपये कम दिए, ठीक है, फायदा हो गया। आई बात समझ। तो मैंने कैश दिया 53,000 लेकिन जान छुटा ली पूरी, ठीक है, आया समझ। तो यहाँ पे देखो कैश में से मैं माइनस करूंगा 53,000, कैश में से मैं माइनस करूंगा 53,000, लेकिन राहुल से हिसाब मेरा पूरा खत्म होगा 55 का। तो ये जो है, ये जो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कलाकारी इस्तेमाल करी, मेरे को फायदा कितने का हो गया 2,000 रुपये मैंने बचा लिए। तो ये जो फायदा है 2,000 का, ये आपको कैपिटल में शो करना होता है। जो आपका फायदा है, किसी भी तरीके का फायदा है नुकसान है, कैपिटल में आपको शो करना है, कैपिटल में उसका इफेक्ट दिखाना है। जब इतना काम हम कर लेंगे तो हमारे को क्या करना है, न्यू इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, न्यू इक्वेशन। तो 2,15,000 में से मुझे 53 माइनस करने, ठीक है। मैं एक बार ही माइनस वगैरह करके इक्वेशन लिखता हूँ। तो ये आपके सामने न्यू इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब देखो ये 6th हो गया, अब हम लिखेंगे 7th पॉइंट, ठीक है। 7th पॉइंट क्या है, जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 7th पॉइंट कह रहे हैं सैलरी पे करी। सैलरी यार हमारे को पे करनी है, हम खर्चा है, ठीक है। सैलरी फायदा नहीं होता, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम सैलरियां देते हैं, ठीक है। अब हम बिजनेसमैन हैं, तो सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये खर्चा है, फायदा नहीं है, खर्चा है बिजनेस के लिए। तो 20,000 की तनख्वाह दी मैंने, ठीक है। तो मैंने 20,000 रुपये किसी को पे करे, तो एक तो मेरा कैश कम हो गया, ठीक है, एक तो मेरा कैश कम हो जाएगा 20,000 से। दूसरा ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो कैपिटल भी कम होगी, ठीक है, कैपिटल भी आपकी कम होगी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब हर एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे न्यू इक्वेशन, तो यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा गलत हो गई, इसको ठीक से लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमने लाइन यहाँ पे खींच दी। अच्छा 1,42,000, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा वहाँ पे 0, तो ये 1,33,000 कॉपी करेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो ये 0, 2 लाख कॉपी हो गया, प्लस ये 60,000 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स ये 20,000 माइनस करो 55 में से तो आएगा 35, तो 5,35,000 रुपये, ठीक है। और वो प्लस 0 कॉपी कर देगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ और लास्ट में आपको पूरा आंसर छोटा करके एक बार ही शो कर दूंगा। नेक्स्ट देखो कह रहे हैं रिसीव्ड कैश, अब हम इस पे आ गए। कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया डिस्काउंट, ठीक है। कितना कैश मिला, 59,000 कैश मिला। पहले चेक करते हैं ये वरुण है कौन। तो वरुण अगर आप देखोगे तो ये पहले वाली ट्रांजेक्शन में वरुण है, तो पहले हमने इसको माल उधार पे बेचा था, तो ये हमारा डेटर था। मुझे वरुण से कितने लेने हैं, इस डेटर से मुझे कितने लेने हैं, मुझे लेने हैं 60,000 रुपीज़। तो 60,000 ही मिलने चाहिए, लेकिन उसने होशियारी दिखाई और उसने हमसे बार्गेन वगैरह करके 1,000 हमें कम दिया और बात खत्म कर दिया। अब हमें 1,000 फ्यूचर में नहीं मिलेगा, फ्यूचर में जो पेमेंट है 1,000 की अब नहीं होगी, क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा। फुल सेटलमेंट मतलब हिसाब डन है। तो यानी कि यहाँ पे अपने को जो नुकसान हुआ है 1,000 का, उस नुकसान का नाम क्या है, डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट बोलकर उसने 1,000 का हमारे को नुकसान लगा दिया, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, मेरे को यहाँ पे मिले कितने हैं 59,000, मेरा कैश है ये पहले वाला,
तो 59,000 से कैश बढ़ेगा। लेकिन जो डेटर था, हिसाब 60,000 का क्लियर है, ये 60,000 वाली फिगर है ना, ये डेटर है, तो हिसाब 60,000 का पूरा हुआ है और 1,000 का नुकसान हुआ ना, आपको 1,000 कम मिला तो एक तरीके से नुकसान है, ठीक है। तो 1,000 रुपये आप यहाँ से माइनस कर देना कैपिटल में से, किसी भी तरीके का नुकसान फायदा कैपिटल में आपको शो करना है। और फिर हम निकालेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है, एक बार हम निकाल देंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो ये कितना है, ठीक है, 142 में 59 जोड़ते हैं, 9 और 2 11, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा और 5 और 5 10, 1 कैरी 2,01,000, इसमें कुछ नहीं है कॉपी, 1,33,000, इसको कुछ नहीं है कॉपी करते हैं 2 लाख, और ये तो हिसाब ही खत्म हो गया तो प्लस 0, ये तो हिसाब ही खत्म हो गया, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स 5,34,000, ठीक है, प्लस 0, ठीक है, 1,000 ही माइनस करना था। अब इसके बाद अपने पास आएगा 9th पॉइंट, ये अपना लास्ट पॉइंट है, और फिर हम निकाल देंगे एक न्यू इक्वेशन और ये वाला जो क्वेश्चन है अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, कह रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का हमारा क्वेश्चन आ गया। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, पैसा देना तो चाहिए था लेकिन पे नहीं किया, तो आपका रेंट आपको पे करना चाहिए था, कितना है 3,000, तो ड्यू डेट आ गई ना, तो कैपिटल से माइनस करो, आपने कैश में पे किया नहीं पे किया फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कैपिटल पे इफेक्ट तब आता है अगर वो चीज़ आइडियली पे करनी चाहिए या आइडियली हमें पैसा मिलना चाहिए। तो 3,000 रुपये का रेंट मुझे पे करना चाहिए, तो मैं यहाँ से करूँगा माइनस, कैश को मत छेड़ना क्योंकि मैंने कैश तो दिया नहीं। अब अगर मैंने यहाँ से 3,000 माइनस कर दिए, ठीक है, तो अब दूसरा इफेक्ट ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अभी तो एक ही इफेक्ट मुझे दिख रहा है, कैश पे इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि मैंने पे नहीं किया। तो दूसरा इफेक्ट क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग एक तरीके से कर्ज है, मुझे बाद में देना है पैसा, मुझे चुकाना है पैसा बाद में। तो मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर खींचते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें लाइबिलिटीज का सेक्शन जो दिख रहा है, लाइबिलिटीज का, यहाँ पे एक नई हेडिंग लगानी पड़ेगी, रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग रेंट, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे भी आप लिख लो। तो मैंने रेंट आउटस्टैंडिंग लिखा है। अब ज़रा हम चलते हैं नीचे, ठीक है, और थर्ड नंबर पे, ठीक है, 0 के बाद यहाँ पे ये तो क्रेडिटर्स वाला चल रहा है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3,000 रुपीज़, ठीक है, बस ये 2 इफेक्ट हो गए, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं है। तो पूरी एसेट्स में तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये वाली आइटम्स कॉपी पेस्ट मारनी है और यहाँ पर जो इफेक्ट है वो इफेक्ट शो करना है और फाइनल आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको कॉपी मार देते हैं, 2,01,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख, ठीक है, लास्ट में प्लस 0, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स 5,31,000 प्लस 0 और प्लस लास्ट आइटम जो रेंट आउटस्टैंडिंग की है 3,000 रुपीज़। तो ये कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार ही थोड़ा सा इसको छोटा वगैरह करके कोशिश करता हूँ आपको पूरा सोल्यूशन एक साथ दिखा दूँ। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आपके सामने है और इसके बाद हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो मेन है वो तो थर्ड एंट्री है और हो सकता है कुछ बच्चे फोर्थ एंट्री में गलत करें। और अगर आपने अब तक का पूरा वीडियो देखा है, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट भी, क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट भी, तो पहली 2 एंट्रीज तो आई थिंक आप आराम से कर लोगे और थर्ड में ये परसेंटेज की वजह से हो सकता है दिक्कत आए। तो मैं पूरा ही करा रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने नहीं समझ आया पहले तो दोबारा से सुनो, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और गुड्स से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 50,000 और 20,000। तो पहली एंट्री आपको 50,000 का कैश है, 20,000 का स्टॉक है, तो उसने टोटल कितना इन्वेस्ट कर दिया, 70,000 इन्वेस्ट कर दिया। इन दोनों को प्लस किया, पहली 2 ट्रांजेक्शन इकट्ठे करते हैं हमेशा। तो बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट 10,000, तो सामान खरीदा, चाहे कैश पे ले चाहे उधार पे ले, स्टॉक तो आया, तो 15 और 10, स्टॉक तो दुकान में आ गया 25,000 से, 15 और 10, ठीक है, तो 15,000 तो उसने कैश में दिए, बाकी उधार में खरीदे, ठीक है। 15,000 अगर उसने कैश में दिया तो कैश कम हो जाएगा 15,000 से, ठीक है, कैश कम हो जाएगा 15,000 से, और बाकी 10 उधार में खरीदा तो हम बाद में पैसा देंगे ना, तो कर्जा चढ़ गया फर्म पे, तो क्रेडिटर कितने से आ गए, 10,000 से क्रेडिटर्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। आया समझ, 10,000 से क्रेडिटर्स जनरेट हो गए। पहली 2 ट्रांजेक्शन के बाद आपको करनी है न्यू इक्वेशन, ठीक है, न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन कैसे आएगी, आप इनको करेंगे प्लस, तो 50 माइनस 15, ठीक है, तो ये कितना होगा 35,000 प्लस 45,000
इक्वल्स की जगह इक्वल्स, इक्वल्स जहाँ कुछ नहीं होगा 0, तो 70,000 प्लस 10,000। आया समझ? आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो पॉइंट सी, ये मेन है इस क्वेश्चन की। तो यहाँ कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 24,000, कॉस्टिंग मतलब मुझे 24,000 का पड़ता था, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। तो प्रॉफिट निकालते हैं भाई। प्रॉफिट कितना है भाई? 24,000 की चीज़ पे हमने कमाया है 33 1/3%। तो इसका पहले तो परसेंटेज को 2 मिनट साइड करो, पहले तो अंदर की मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 33 को पहले इस 3 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 33 3 से 99, और 99 में कर दिया +1, तो 100/3 लिख सकते हैं। 33 1/3 को 100/3 लिख सकते हैं। परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आता है, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे ये 100 आया। तो अब इसको, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है, ठीक है, 33 1/3 परसेंटेज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। 100 से 100 कटा तो 1/3, मतलब चाहे 33 1/3 परसेंटेज बोलूँ या 1/3 बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो 24,000 को मल्टीप्लाइड बाय 1/3 कर दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है 8,000 रुपए का, 8,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 8,000 क्योंकि ये तो मैंने अभी सॉल्व किया। तो प्रॉफिट मेरे को हुआ 8,000, तो 24,000 की चीज़ पे मेरे को 8,000 यानी कि 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने उसको बेचा कितने में? 32,000 में मैंने उसको सेल करा। समझ में आ रहा है यार? महंगा करके बेचेंगे ना। कस्टमर को तो ना 8,000 के बारे में पता है ना 24,000 के बारे में पता है। कस्टमर को ये पता है कि उसको माल बेचा जा रहा है 32,000 में। उसको मैंने प्रोडक्ट बोला भैया 32,000 रुपीज़ का है। उसने बोला हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, तो कस्टमर ने बोला भाई मैं आधे पैसे कैश में दूंगा, आधे उधार हो गए ऑटोमेटिकली। तो आधे पैसे कैश में देगा तो वो सेलिंग प्राइस का, तो कैश हमारे को सेलिंग प्राइस का हाफ होगा जो कि होगा 16,000 रुपीज़, और बाकी भी 16 ही होंगे ना, किसी भी चीज़ का हाफ करोगे तो 2 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। तो 16,000 कैश मिला, 16,000 उधार हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 8,000 हो गया। इन सब का इफेक्ट आपको शो करना है। तो चलते हैं भाई अपनी ट्रांजैक्शन पे। तो स्टॉक में से आप माइनस करोगे 24,000, उधार पे बेचा है या नकद मिक्स है, मिक्सचर ऑफ बोथ है, दुकान से स्टॉक तो गया ना, माइनस। प्रॉफिट हुआ 8,000, कैश मिला या नहीं मिला यार उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट तो हुआ ना, तो कैपिटल में प्लस करेंगे, प्रॉफिट तो हुआ, ठीक है। स्टॉक गया, प्रॉफिट तो हुआ। कैश कितना मिला है? 16,000 कैश मिला है। 16,000 बाद में मिलेगा, जो बाद में मिलेगा फ्यूचर मिलेगा, डेटर बोलते हैं भाई उसको। तो 16,000 के हो गए डेटर, ठीक है। बस ये इफेक्ट हो गया। अब आप ध्यान से देखो, इसका इफेक्ट 4 जगह आ गया ना, इधर भी आया, इधर आया, इधर आया, इधर, 4 जगह इफेक्ट आ गया, मल्टीपल जगह इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये सी हो गया, और इसके बाद करेंगे न्यू इक्वेशन। तो ऐसी एंट्री कभी कभी पेपर में आ जाती है। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड, अगर घर पे एक बार भी नहीं करा होगा तो पेपर में कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसी अच्छी अच्छी ट्रांजेक्शन मैं करवा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे प्लस करते हैं, 35 45 51, ये माइनस करना है तो ये आ गया 21,000, ठीक है। 21,000 प्लस 16,000 इक्वल्स, तो ये 78,000 प्लस जहाँ इफेक्ट नहीं है 10,000, यहाँ पे 0 लिखा और 10,000। एक और रहती है, ठीक है, एक और ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं। कह रहा है परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर। सुधीर कौन है? सुधीर हमारा ओनर है, बिजनेस जो चला रहा है उसका नाम है सुधीर। तो उसने फर्नीचर लिया दुकान के लिए। अच्छा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो बना रहे हैं ये बिजनेस की बना रहे हैं, उसके घर की नहीं बना रहे। बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज है, बिजनेस की बन रही है, घर की नहीं बन रही। तो उसने अगर घर के लिए फर्नीचर लिया है तो वो यहाँ नहीं शो करेंगे, ये आपको समझना है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा। फर्नीचर खरीदा ऑफिस यूज के लिए 6,000, ठीक है। तो अच्छा एक और बात भाई, कैश में पेमेंट हुई या नहीं ये कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे किससे सामान खरीदा वो बंदे का नाम मिसिंग है ना, फर्नीचर किस बंदे से खरीदा वो मिसिंग है, तो पार्टी का नेम मिसिंग है, क्वेश्चन साइलेंट है, नकद ही खरीदा, कैश में ही फर्नीचर खरीदा। तो 6,000 रुपये से यहाँ पे ऑफिस यूज है ना, तो यहाँ पे फर्नीचर लिखो, तो यहाँ पे लिखेंगे 6,000 और कैश में माइनस करेंगे 6,000।
आई बात समझ। अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर हाउस होल्ड यूज, घर के लिए भी फर्नीचर खरीदा 4,000, पैसे उसने दुकान से ही निकाले। फर्नीचर घर का खरीदा है लेकिन पैसे दुकान से निकाले, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4,000 रुपये और माइनस करेंगे, 4,000 रुपये और माइनस करेंगे, ठीक है। और ये क्योंकि घर का खर्चा है तो ये ड्राइंग्स माना जाएगा, इक्वल्स के नीचे इक्वल्स, और ये कैपिटल में से भी 4,000 माइनस करे जाएंगे, ठीक है। ये इफेक्ट है। अब इसको थोड़ा नीट करने के लिए, एक बार 6 माइनस हुए, एक बार 4 माइनस हुए, आप इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करके क्या लिखोगे कि भैया 10,000 माइनस हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000 माइनस हुए, और अब आप निकाल दोगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं, तो ज़्यादा नीट लगेगा, नीट लगेगा। और यहाँ पे देखो एक ड्राइंग्स का भी इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो अच्छी ट्रांजैक्शन है, पेपर में आ सकती है। तो ये आएगा 41,000, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे 16,000 प्लस 6,000 इक्वल 74,000 प्लस 10,000 रुपीज़। तो ये आपकी फाइनल न्यू इक्वेशन रेडी है। अब बारी आ गई हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की। देखो एक तरीका है कि आप फॉर्मूला याद कर लो, रट लो और उसके बाद क्वेश्चंस अपना सॉल्व करना, बट मैं आपको फॉर्मूला के पीछे का जो लॉजिक है, फॉर्मूला बना कैसे, वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। इससे एक फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा, आप अपने आप ही बना लोगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मुश्किल लगते हैं ना, वो आसान लगने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, हमारे को इसमें फर्स्ट चीज़ हमें ये समझनी है कि जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होता है, हम लोग मान के चलते हैं अकाउंट्स का जो न्यू ईयर होता है, अकाउंट्स में एक न्यू ईयर होता है। जैसे आपका न्यू ईयर जो हमने हमेशा से न्यू ईयर सेलिब्रेट करा है वो जनवरी 1 को किया है, और हमारा जो इस ईयर है जो जनवरी 1 को शुरू होता है और वो एंड कब होता है, दिसंबर 31, इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर, ठीक है, इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। बट आपकी जो अकाउंट्स है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं चलती, अकाउंट्स चलती है अप्रैल 1 को स्टार्ट होता है आपका ईयर, और ये जो ईयर है ये एंड कब होता है, खत्म कब होता है, मार्च 31 को, ठीक है। अप्रैल 1 को शुरू हुआ और खत्म कब हुआ, मार्च 31 को। तो साल की शुरुआत को बोलते हैं ओपनिंग, ठीक है, साल की शुरुआत को बोलते हैं ओपनिंग, और साल के एंड को बोलते हैं क्लोजिंग, कि ईयर एंड हो रहा है। आपने सुना होगा, अगर आपका कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर या किसी को भी देखा होगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो लगा होता है, मार्च 31 वो बोलते हैं क्लोजिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, काम बहुत ज़्यादा है कंपनी में, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पर अकाउंट्स क्लोज होते हैं, बुक्स बंद करनी होती है, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है अकाउंट्स का, तो वर्कलोड हो जाता है, ठीक है। हो सकता है सुनो, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो ईयर है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। आपसे अगर कोई पूछ ले इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर भी बोल देते हैं, फिस्कल ईयर भी बोल देते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी बोल देते हैं, ठीक है। कोई भी टर्म यूज़ हो जाती है, फिस्कल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, कोई भी टर्म यूज हो जाती है। बात क्या, और अप्रैल 1 को शुरू हुआ, मार्च 31 को खत्म हो। अच्छा, अब हमारे मतलब का इसमें यह है कि आपका जो भी पूरी बुक है, पूरी 11th में, पूरी 12th में, बिजनेस शुरू होता है अप्रैल 1 को। बिजनेस स्टार्ट कब होता है, अप्रैल 1 को। तो जिस दिन अप्रैल 1 को बिजनेस हमने स्टार्ट किया, तो हमने कुछ पैसा लगाया, पैसा इन्वेस्ट किया। भाई अगर आज तुम्हें कल को बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुम पैसे लगाओगे ना, बिना पैसा लगाए बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो जो तुम पैसा इन्वेस्ट करते हो उसको बोलते हैं कैपिटल। अब इसी कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साल की शुरुआत के दिन तुमने पैसा लगाया बिजनेस में। अप्रैल 1 को तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, या अप्रैल 1 वाले दिन तुम्हारी कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, ठीक है। अप्रैल 1 वाले दिन कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, यानी कि तुम पुराना बिजनेस कर रहे हो, पहले कई सालों से कर रहे हो, तो हर साल अप्रैल 1 को जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है उसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। या फिर हो सकता है आपने आज ही बिजनेस चालू किया हो, इसको बोल देंगे ओपनिंग कैपिटल। सिमिलरली साल के एंड पे तुम्हारा कितना पैसा इन्वेस्टेड है, वो वाली वैल्यू को बोल देते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, अब बिजनेस हम कर क्यों रहे हैं, देखो अगर आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ या तुम कल को बिजनेस करना चाह रहे हो, अपना मेन मकसद है पैसा कमाना, ठीक है। अपना मेन मकसद क्या है, पैसा कमाना। अगर तुमने 1 लाख रुपए लगाए अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में, और तुमने 5,000 कमाए, तो अब तुम्हारी दुकान में कितना पैसा हो गया, 1,05,000 हो गया। तो बेसिकली आपका जो प्रॉफिट होता है वो क्या करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है ओपनिंग कैपिटल, और ये प्रॉफिट किया, तो प्रॉफिट प्लस करेंगे, ये हमारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। ये बात आ रही है समझ। अब मान लो
आपने जो प्रॉफिट किया, अब प्रॉफिट करना क्यों है, हमें प्रॉफिट क्यों करना है, हम लॉस क्यों नहीं करना चाहते। असली मकसद है हमें अपने घर के खर्चे निकालने हैं, ठीक है। हमारे घर का बहुत सारा खर्चा होता है, तो वो खर्चे का पैसा हम कहाँ से निकालेंगे, दुकान से निकालेंगे। दुकान से तब निकालेंगे अगर हम प्रॉफिट करेंगे। तो ये जो हमने प्रॉफिट कमाया है, इसमें से हो सकता है कुछ हिस्सा मुझे घर लेकर जाना हो, ठीक है, मेरे को घर के खर्चे पूरे करने हैं। तो अगर प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मैं घर लेकर चला जाऊंगा तो वो इस कैपिटल को, ये ओपनिंग कैपिटल को कम कर देगा ना, क्योंकि पैसा मैंने बिजनेस से बाहर निकाला। तो इसको करेंगे माइनस और इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो अब यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन बनाने का ना एक रास्ता मिल गया हमारे को कि भाई पहले तो हमने ये समझ लिया कि बिजनेस शुरू हुआ, कितना पैसा लगाया, प्रॉफिट किया तो वो पैसा बढ़ जाएगा, ड्राइंग्स करी तो वो पैसा घट जाएगा। ये सब कर करा के आखिरी दिन जो पैसा बचा दुकान में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, उसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या ये देख के मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, तो ध्यान से देखो, क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल सेम वहां से बस मैं कॉपी कर रहा हूं, प्लस प्रॉफिट, ठीक है, माइनस ड्राइंग्स, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इक्वल्स क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, इक्वल्स क्लोजिंग कैपिटल। क्या ये इक्वेशन बन जाएगी, चेक करो, क्या ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको देख देख कर बन जाएगी। अच्छा, हो सकता है कभी कभी आपको क्वेश्चन में इसी चीज में ऐसा बोल दे कि भैया ड्यूरिंग द ईयर ओनर ने और पैसा इन्वेस्ट करा, भाई उसने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस चालू किया, उसको लगा नहीं यार 1 लाख में ना काम बढ़िया नहीं हो रहा, घर से 50,000 और इन्वेस्ट करता हूं। तो अगर वो घर से पैसा और लाएगा तो दुकान में तो पैसा बढ़ जाएगा ना, घर से और पैसा बिजनेस में डाला तो दुकान में पैसा बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल इस वैल्यू को बढ़ाएगी, तो वो भी क्या होगी, प्लस होगी। तो इसी फॉर्मूला में अगर मेरे को एडिशनल कैपिटल भी एडजस्ट करना हो तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, यहां पर मुझे प्लस करना होगा एडिशनल कैपिटल, और ये करके मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ये आया समझ, ये इक्वेशन कैसे बन रही है। इक्वेशन कई बार बच्चों को समझ ही नहीं आती ये बनाई कैसे, तो इक्वेशन कैसे बन रही है आपको समझ में आज गई होगी अब तक। अच्छा, अब हम जरा थोड़ी सी और चीजें समझते हैं इसी चीज से। अब ये इक्वेशन आ गई ना, अब इसी इक्वेशन से मैं एक और इक्वेशन बना रहा हूं, बेसिक मैथ्स लगाएंगे हम। बेसिक मैथ्स ये लगाएंगे कि आप ओपनिंग कैपिटल को, ठीक है, एक तरफ रख दो और बाकी सारा डेटा दूसरी तरफ डाल दो। ओपनिंग कैपिटल को एक तरफ रख दो, बाकी सारी चीजें राइट साइड फेंक दो। तो मैंने लिखा ओपनिंग कैपिटल ये रहा, इक्वल्स, तो ये जो प्लस का प्रॉफिट है ये उधर जाएगा, ठीक है, ये इक्वल टू है ना, इक्वल टू, तो ये प्लस का प्रॉफिट इधर जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल पहले लिखा, माइनस प्रॉफिट, ये जो माइनस का ड्राइंग है ये इधर जाएगा इक्वल टू, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स का रूल है, इतना तो पता ही होगा यार, चाहे विदाउट मैथ्स हो, लेकिन इतना तो पता ही है हमारे को, ठीक है। एडिशनल कैपिटल भी उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कई बार आपने बुक्स में देखा होगा, ठीक है, बुक्स में कई बार ये वाला फॉर्मूला गिवन होता है, ठीक है। लेकिन ये आया कहाँ से, यहाँ से आया। ये कहाँ से आया, ये इस चार्ट से, ये फ्लो चार्ट मैंने तुम्हें बना के दिया, ठीक है, वो टाइमलाइन बनाई। तो ये मेन फॉर्मूला है आपका जो आपको गिवन रहता है, तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है और ये याद आई थिंक करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये नहीं याद करना, आप यही लिख लो, ठीक है, आप यही फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला से भी काम चल जाएगा। अब इसी फॉर्मूला में ना एक वेरिएशन है, वेरिएशन ये आप बेसिक एजम्पशन याद रखो। अगर आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स का डेटा मिसिंग है, ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसको जीरो मान लो। बेसिकली अगर ये जीरो है तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, अगर ये जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं है। एडिशनल कैपिटल का भी डेटा क्वेश्चन में मिसिंग नहीं है तो इसे भी आप जीरो मान लो। तो इसी फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूं दोबारा से, और इसी फॉर्मूले में मैं ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल नहीं लिख रहा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैंने लिखा, तो ये क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट, ठीक है। बाकी का डेटा ना क्वेश्चन में मिसिंग हो, कभी कभी पता है क्या होता है, क्वेश्चन बोलते हैं कैलकुलेट प्रॉफिट, और उस क्वेश्चन में ना ड्राइंग्स गिवन होगी ना एडिशनल कैपिटल गिवन होगी, तो आपको ना ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने को देखने को मिलेगा। अच्छा, इस फॉर्मूले में कैसे थोड़ा सा मोल्ड कर देगा, माइनस का प्रॉफिट इधर भेज दिया, प्लस का हो गया, ठीक है। ये क्लोजिंग कैपिटल कॉपी, ये कॉपी करेंगे, और ये प्लस की आइटम है ना ओपनिंग कैपिटल, ये इधर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला है कि प्रॉफिट इक्वल्स
क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब यहां पर भी प्रॉफिट है, यहां पर भी प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल का डेटा मिसिंग हो तो उसे जीरो एज्यूम करते हैं, तो आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए। बट अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ही पूछ रहा है और ड्राइंग्स का भी डेटा गिवन है, एडिशनल कैपिटल का भी डेटा गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, सारा डेटा गिवन है, तो आपको ये नंबर 1.1 वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब हम समझेंगे एक और फॉर्मूला। देखो ये तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, अब तक इतने क्वेश्चन सॉल्व करे, ये तो हमें याद हो गई। इसी में ना छोटे से नाम के ना दो अलग फॉर्मूले बनाए हुए और हमें कंफ्यूजन हो जाती है, भाई ये क्या हो गया। हुआ कुछ भी नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में ना बोल देगा कि अप्रैल 1 की डेट है, क्वेश्चन बोल देगा अप्रैल 1 के दिन, इस दिन एसेट्स इतने की थी, लाइबिलिटीज इतने की थी, कैपिटल इतने की थी। तो आपको डेट देखना है। अगर अप्रैल 1 की डेट है तो आप इसी फॉर्मूले में, देखो ये फॉर्मूला मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला मैंने दोबारा लिख दिया। इसी फॉर्मूले में क्योंकि अप्रैल 1 की डेट है तो ये ओपनिंग होती है साल की, तो इसको आप फॉर्मूला चेंज करके क्या कर सकते हो, बस ओपनिंग वर्ड पहले लिख देना, ठीक है। तो ये ओपनिंग वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया और ये वही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये एक नया फॉर्मूला बन गया, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास एक न्यू फॉर्मूला आ गया और कुछ भी नहीं किया। अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन फॉर्मूला था, उसमें अप्रैल 1 की डेट अगर क्वेश्चन में देगा तो आप ये फॉर्मूला लिख दो। कभी कभी पेपर में डेट दे देगा मार्च 31, तो आप इसी फॉर्मूले को बस क्या करोगे, क्लोजिंग वर्ड लगा के लिख देना, ठीक है। क्लोजिंग मतलब साल का एंड हो रहा है ना, तो क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो वही फॉर्मूला यार, एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, साल की स्टार्टिंग है तो ओपनिंग वर्ड, साल का एंड है तो क्लोजिंग वर्ड, ठीक है। ये वैल्यूज लगा देना और अपने आंसर आ जाएंगे। तो अच्छे से चीज़ों को पक्का करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ जाए। शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रीड कर लो। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत भी आता है ना फॉर्मूला समझ, एक बार ही अपने आप अटेम्प्ट करो, वैसे तो मैं करा रहा हूँ बट एक बार ही अपने आप अटेम्प्ट करो और देखो कहाँ फंस रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसके बाद जब सोल्यूशन देखोगे ना बहुत अच्छे से टॉपिक आपको समझ आएगा। कह रहे ए कमेंस का मतलब कुछ नहीं होता, स्टार्ट, बिजनेस चालू किया, ठीक है। ए स्टार्टेड बिजनेस, कमेंस मतलब स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। देखो 1 अप्रैल की डेट है ना, तो उस दिन की जो कैपिटल है उसे आप खाली कैपिटल नहीं लिखोगे, क्योंकि अप्रैल 1 की डेट है क्वेश्चन में, ठीक है। ये अप्रैल 1 की डेट है तो आप इसे खाली कैपिटल नहीं लिखोगे, आप इसको ओपनिंग वर्ड के साथ लिखोगे, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज। ये तो गिवन लिखा है, मैंने अभी दिमाग नहीं लगाया ना फॉर्मूला लगाया, सिर्फ गिवन इन्फॉर्मेशन। ऑन 31 मार्च, देखो अब 31 मार्च की डेट है तो अब जो डेटा दे रहे हैं वो क्लोजिंग वर्ड के साथ लिखेंगे। तो क्लोजिंग एसेट्स कितनी है अब देखते हैं। तो अपने पास क्लोजिंग एसेट्स कितनी दे रहा है, 7,80,000, ठीक है। तो क्लोजिंग एसेट्स लिख लेते हैं और क्लोजिंग का डेटा दे रहा है क्लोजिंग लाइबिलिटी, ठीक है। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी दे रहा है, अच्छा क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी दे रहा है, 70,000, ठीक है। अभी तक हमें नहीं पता क्या सॉल्व कर रहा है, मैं अगर आगे भी ना पढ़ूँ, ठीक है, फाइंड आउट वाली लाइन में ना पढ़ूं, तो आपको यही अप्रोच लगानी है। पहले तो वो सॉल्व कर दो जो फॉर्मूला आपको खुद से चिल्ला के बता रहा है। यहाँ पे देखो आपके पास क्लोजिंग के 2 आइटम है, तो क्लोजिंग का तो आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग, तो इससे इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो, ठीक है। इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो एसेट्स इक्वल्स, ठीक है, एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और क्योंकि 31 मार्च का तो मैं क्लोजिंग लगा देता हूँ सबके पहले। और पहले देखो क्लोजिंग एसेट्स के नीचे लिख देते हैं 780, क्लोजिंग लायबिलिटी के नीचे लिख देते हैं 70,000, प्लस क्लोजिंग कैपिटल मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये फाइंड आउट हो गई, ये हमने निकाल ली, ठीक है। इधर जाके माइनस होगा तो 7,10,000 क्या आ जाएगा मेरे पास, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली गिवन इन्फॉर्मेशन से पहले तो आप चीज़ें फाइंड आउट कर लो जो ऑब्वियस चीज़ें जो हम निकाल सकते हैं आराम से। तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। अब वो पूछ भी रहा है, वैसे बाय चांस वो क्लोजिंग कैपिटल भी पूछ रहा है, हो सकता है आपका क्वेश्चन ऐसा क्लोजिंग कैपिटल पूछे ना, सीधा का सीधा बोल देगा फाइंड आउट प्रॉफिट, ठीक है। हो सकता है सीधा फाइंड आउट प्रॉफिट करने को बोल दे। अच्छा, प्रॉफिट के मेरे भाई आपको मैंने क्या सिखाया है, 2 फॉर्मूला सिखाए हैं। तो चेक करो, अगर प्रॉफिट को वाला कोई फॉर्मूले 2 फॉर्मूला है ना, अगर ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल का डेटा गिवन है या नहीं गिवन है, पहले तो वो फाइंड आउट करो। पूरे क्वेश्चन में ना ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं ना एडिशनल कैपिटल की बात वो कर रहा है। तो अगर वो ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहा है, एडिशनल कैपिटल की बात नहीं कर रहा, तो पॉइंट 1 जो पहला फॉर्मूला प्रॉफिट का वो आपको इस्तेमाल नहीं करना।
आपको सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है प्रॉफिट का जब भी ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल की बात वो क्वेश्चन में नहीं कर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। तो ये क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहां लगा देते हैं। तो प्रॉफिट की वैल्यू कैसे आएगी, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो प्रॉफिट आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल ये हमने निकाले 7,10,000, ओपनिंग कैपिटल ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, 5 लाख रुपए। तो 7,10,000 माइनस 5 लाख, तो ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। रुपीस का सिंबल बना देना है, नहीं तो खाम का कई बार हाफ मार्क के आसपास टीचर काट सकते हैं। काटना तो नहीं चाहिए बट हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया 2,10,000 रुपये और ये आपका क्वेश्चन डन है। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें 2 पार्ट्स हैं, बेसिकली एक तरीके से 2 सवाल हो गए, ठीक है। 2 पार्ट से 2 सवाल हो गए। पहला पार्ट कह रहा है सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। देखो सबसे पहले हम ना गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो यहां पर वो बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल, तो जो कैपिटल का डेटा ये ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 7,50,000। तो मैं यहां लिख देता हूं ओपनिंग कैपिटल अपने पास कितनी आ गई, 7,50,000 रुपीज, ठीक है। तो 7,50,000 रुपीज ये आ गई अपनी ओपनिंग कैपिटल। फिर कह रहा है एंड लोन ऑफ, ठीक है। स्टार्टिंग में लोन कितना है, 2 लाख रुपए का है। पंजाब नेशनल बैंक को चाहे कोई भी बैंक हो उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 लाख रुपए का लोन है। तो ये जो लोन है, लोन का मतलब होता है कर्जा। तो ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी है, ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख रुपए। अच्छा अब एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत काम की चीज बता रहा हूं तुम्हारे को। अगर क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन साइलेंट हो जाए लोन को लेकर, तो आप मान के चलोगे पूरा साल हमने ये लोन नहीं चुकाया। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जाए तो ओपनिंग लाइबिलिटी भी 2 लाख होगी, क्लोजिंग लाइबिलिटी भी 2 लाख होगी। अगर क्वेश्चन आपका आगे इस लोन के बारे में कुछ ना बताए, अपने आप मत एज्यूम करना कि लोन चुका दिया, लोन वोन हम नहीं चुकाने वाले, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है, आगे बोलता है कि ऑन 31 मार्च, अब ये क्लोजिंग का डेटा दे रहा है, हिज एसेट्स वर, ठीक है, क्लोजिंग का डेटा दे रहा है ना 31 मार्च। तो क्लोजिंग एसेट्स है 15 लाख। तो क्लोजिंग एसेट्स है 15 लाख, तो ये हमने 15 लाख लिख लिया। अच्छा अब क्या हुआ है, नो अमाउंट ऑफ लोन वाज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। जो आपका नो अमाउंट ऑफ लोन है रीपेड, ये लिखे ना लिखे एजम्पशन है, ठीक है। वो बोल रहा है ना लोन नहीं चुकाया, ये एजम्पशन भी होती है जो मैंने आपको अभी पहले बताया। कह रहे फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन, तो हमें क्या पूछ रहे हैं, 31 मार्च के दिन कैपिटल पूछ रहा है। तो वो मेरे से क्या पूछ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहा है। ये हमारे को फाइंड आउट करना है। और क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट और लॉस, और पूछ रहा है प्रॉफिट, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट भी निकालना है, तो हमारे को क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहा है। अच्छा जो आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी थी वो क्लियर बोल रहा है लोन रीपे नहीं किया, और एजम्पशन भी यही होता है। तो जो आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी है यही क्लोजिंग लाइबिलिटी भी है। तो मैं इसको ओपनिंग नहीं लिख रहा, मेरे लिए ज़्यादा काम की क्या है, क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो मैं इसको क्लोजिंग लिख देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो ओपनिंग लाइबिलिटी इक्वल्स 2 लाख, उसकी अगली लाइन में दोबारा से लिखना क्लोजिंग लाइबिलिटी इक्वल्स 2 लाख, ठीक है, 2 बार लिख देना। अच्छा अब ध्यान से देखो, क्लोजिंग का डेटा गिवन है मेरे को, क्लोजिंग का डेटा है क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग, तो ये 3 डेटा दे रहे हैं। देखो एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग एसेट्स इक्वल्स क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, ये डेटा आ गया। तो क्लोजिंग एसेट्स मेरे पास कितनी है, 15 लाख, तो वो मैं यहां लिख देता हूं इसके नीचे 15 लाख। क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख, और क्लोजिंग कैपिटल मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसके नीचे कुछ मत लिखो, क्लोजिंग कैपिटल ही लिखो। तो क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास आ गई। क्लोजिंग कैपिटल ये 2 लाख इधर जाके माइनस होगा, तो 13 लाख रुपए मेरे पास क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो जो हमारे से फर्स्ट आइटम पूछ रहा था वो हमने निकाल ली, ठीक है, वो ये रही। अब वो बोल रहे हैं प्रॉफिट निकालो। पार्ट ए में, इस पार्ट में क्या आपको ड्राइंग्स या एडिशनल कैपिटल का डेटा गिवन है। तो अगर आपको ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल का डेटा नहीं गिवन हो तो आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है, आपने फॉर्मूला यूज करना है प्रॉफिट इक्वल्स क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। क्योंकि अपने पास ना ड्राइंग्स का डेटा है ना एडिशनल कैपिटल का डेटा है। तो प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट हमारे को प्रॉफिट ही तो निकालना है, सच प्रॉफिट ही तो निकालना है। तो इसके नीचे तो प्रॉफिट लिखा, क्लोजिंग कैपिटल ये देख लिया 13 लाख, ओपनिंग कैपिटल अपने को क्वेश्चन में गिवन है ये रही 7,50,000 रुपीज। तो इसको सॉल्व कर देते, ये आ रहा है कितना आ रहा है भाई, ये 4,50,000 की 5,50,000, 8 और 3 5, ठीक है, 5,50,000 है ये। तो ये आ रहा है 5,50,000 रुपीज। तो ये आपका पार्ट ए डन है।
अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में देखो कह रहा है इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन मतलब ये जो आप पे डेटा लिखा है ये डेटा तो वैलिड है। कंटिन्यूएशन में कह रहा है कि अगर प्रोप्राइटर मतलब जो बिजनेस रन कर रहा है, जो ओनर है, हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल मतलब घर से और पैसा लेकर आया, और साथ साथ ड्रॉइंग्स, विड्रॉन मतलब ड्रॉइंग्स, तो उसने अगर एडिशनल कैपिटल का डेटा दिया, ड्रॉइंग्स का डेटा दिया, और उसके बाद वो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो आपको दो फॉर्मूले बताए हैं मैंने प्रॉफिट के, ठीक है, दो फॉर्मूले बताए हैं प्रॉफिट के। एक फॉर्मूला प्रॉफिट का ये है जब एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स का डेटा ना गिवन हो, ये फॉर्मूला। अगर ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल का डेटा गिवन है तो ये वाला लंबे वाला फॉर्मूला, इसको मैं लंबे वाला फॉर्मूला बोल देता हूँ। फिर लंबे वाला फॉर्मूला लगाते हैं और प्रॉफिट की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं वहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम वहाँ लिख देंगे। तो पहले तो ये रब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो पार्ट ए का प्रॉफिट है ना, पार्ट ए का प्रॉफिट तो काम नहीं आएगा। अब हमें फिर से प्रॉफिट निकालना है। तो देखो साल की शुरुआत में होती है ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल को बढ़ा देगा, ड्रॉइंग्स ओपनिंग कैपिटल को कम कर देगी तो ये माइनस होगा, ठीक है। एडिशनल कैपिटल भी ओपनिंग कैपिटल को बढ़ा देगा। ये सब करते करते साल बीत जाएगा, और साल जब बीत जाता है जो हमारे पे कैपिटल बचती है इक्वल्स, उसे बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो आपको तो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट की जगह वैल्यू मत डालना, बाकी सारी वैल्यूज तो क्वेश्चन में दे ही रखी हैं, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू यहां से देख के लिखेंगे 7,50,000, ठीक है, ये आपका पार्ट बी स्टार्ट हो गया। प्रॉफिट की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ही लिख देंगे। ड्रॉइंग्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, विड्रॉन मतलब ड्रॉइंग्स 40,000, ठीक है, तो -40,000। एडिशनल कैपिटल वो उसने दिया है यहाँ पे 1,25,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,25,000, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली है 13 लाख, ये हमने निकाली है, ठीक है, तो ये 13 लाख मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मुझे बस प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए, तो प्रॉफिट को एक साइड छोड़ देता हूँ और ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। 7,50,000 में से 40 गए, 7,10,000, 7,10,000 में इसको अगर हम जोड़ेंगे 1,25 को तो ये 8,35,000 हो जाएगा। तो 8,35,000 उधर जाके माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 8,35,000 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, और ये 13 लाख एज इट इज, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4,65,000 रुपीज, ठीक है। 13 लाख में से इसको माइनस करेंगे तो 4,65,000 रुपीज आपका प्रॉफिट आएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर अपना कंप्लीट है, ये वन शॉट करके जाओगे, पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया उसे जरूर देखना, फॉर्मूलाज का कॉन्सेप्ट बताया है उसे देखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, चाहे तुम्हारे पे टीएस ग्रेवाल बुक हो चाहे डीके गोयल बुक हो, दोनों की एक्सरसाइज इसी चैनल पर मैंने सॉल्व करी हुई है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है। तो जो भी बुक है यूट्यूब पे सर्च कर दो अकाउंटिंग इक्वेशंस टीएस ग्रेवाल, साथ में अपने भैया का नाम लिख देना मनन मलिक, और तुम्हारे को प्लेलिस्ट पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।